नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के आगामी प्रीलिम्स के लिए ये मॉड्यूल हमारा स्टार्ट हुआ था। पूरी सीरीज है जिसमें कि आप अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हैं। और ये हिंदी माध्यम वाली श्रृंखला है, अंग्रेजी वाली अलग से चल रही है, ठीक है। और पिछले वाले मॉड्यूल में, मतलब डे 1 का जो मॉड्यूल था, उसमें हमने भूगोल से शुरुआत की थी और यहाँ शुरुआत हो रही है इतिहास से। और इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो क्रमबद्ध अध्ययन करना आवश्यक होता है और इसलिए हम देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। हम सीधा जंप नहीं कर जाएंगे कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में चले जाएं और देखें कि गांधी जी क्या कर रहे हैं। पहले हम ये देखेंगे कि हमारी जड़ कहाँ पे है, कहाँ से हमें अपने पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और इसीलिए प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। स्रोतों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि दुनिया सबूतों में यकीन करती है। जब तक कुछ देख नहीं लेती है अपनी आंखों से तब तक भरोसा नहीं करती है, और करना भी नहीं चाहिए। आजकल सभी लोग वैज्ञानिक तरीके से सोचते हैं। पहले का जो समय था उसमें कई सुनी बातों पर यकीन कर लिया जाता था। तो जो साक्ष्य है उसमें पहला वैरायटी है, या आप कह लीजिए कि पहला जो वर्ग है वो साहित्यिक स्रोतों का है। साहित्य से हमें सूचनाएं मिलती हैं। दूसरा पुरातात्विक स्रोत है, अभी इनके अंदर वाली चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है। दूसरा पुरातात्विक स्रोत है और तीसरे हैं धार्मिक ग्रंथ आपके, जो कि साहित्यिक स्रोतों में ही आते हैं, साहित्य से ही उनका संबंध है, धार्मिक साहित्य है। ब्राह्मण साहित्य अलग से हमें साक्ष्य देता है। ये सारे हैं, अब इनको हम एक एक करके देखेंगे। तो देखिए, साहित्यिक स्रोत, 3 तरह के साहित्यिक स्रोत हैं यहाँ पर। पहला जो है वो धार्मिक ग्रंथों का है, दूसरा लौकिक ग्रंथ है जो कि इस लोक से यानी पृथ्वी लोक से संबंधित है, और विदेशी यात्रियों के ब्यौरे। हालांकि इसमें बहुत प्रमाण नहीं होता है ऐसा कि सही ही लिखा होगा, क्योंकि बढ़ा चढ़ाकर या तो लिखते हैं या फिर जितना देख पाए हैं उतना ही लिखते हैं। तो ये वाले जो विवरण हैं ये भी हमारे काम के। ये हो गए साहित्यिक स्रोत। उसके बाद पुरातात्विक स्रोत जो हैं उन्हें देख लीजिए। तो इसमें अभिलेख होते हैं, राजाओं के द्वारा अभिलेख लिखने की परंपरा ये अशोक के समय से ज़्यादा प्रचलित रही है। उससे पीछे वाले जो इतिहास के पोर्शन है उसमें आप नहीं देख पाएंगे, उतना ज़्यादा नहीं देख पाएंगे, ठीक है। सिक्कों से हमें जानकारी मिलती है, कौन से राजा ने कौन से सिक्के चलाए, किस तरह के सिक्के थे, और उसकी जो धातु थी, सिक्के में कोई ना कोई धातु इस्तेमाल होती है, तो उससे हमें ये पता लगता है कि उस समय मनुष्य को किन धातुओं का ज्ञान था। मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन जो है उनसे भी सूचनाएं मिलती हैं। आप देखते हैं कि कहीं लाल मृदभांड मिलते हैं, कहीं धूसर मिलते हैं। तो ये अलग अलग संस्कृतियों के द्योतक हैं। मुहरों से भी जानकारी मिलती है, मुहरों और सील से हमें जानकारी मिलती है। जैसे हड़प्पा सभ्यता में आप देखते हैं कि पशुपति शिव की आकृति वाली जो सील है वो प्राप्त हुई। और मूर्तिकला और चित्रकला तो बेजोड़ नमूने हैं, मतलब ये स्थापत्य तो ही हैं, सुंदरता है और इतिहास जानने का एक बेहतर स्रोत है। स्थापत्य अलग चीज़ है, इसमें स्मारकों को हम देखते हैं तो वो भी हमें जानकारी देते हैं। धार्मिक ग्रंथों को अगर हम देखें तो उसमें जो साहित्य हैं वो आते हैं, और पहला है ब्राह्मण साहित्य जो कि असल में सनातन साहित्य है। यहाँ किसी खास वर्ण के हत्थे इसको चढ़ा देना ठीक नहीं है। और बाकी बौद्ध और जैन साहित्य तो है ही। ब्राह्मण साहित्य को जब हम देखते हैं, यानी सनातन साहित्य कहना सही रहेगा, या वैदिक साहित्य आप कह लीजिए, तो उसमें पहले नंबर पर आते हैं वेद, जो कि हमारे शुरुआती साहित्य ग्रंथ हैं। संस्कृत में लिखे हुए ये जो वेद है ना, ये सबसे शुरुआती साहित्य हैं। सभी जितने भी ग्रंथ हैं उनकी रचना इन्हीं से हुई है, ऐसा माना जाता है। और उसमें भी सबसे पुरातन है ऋग्वेद। बाकी जो 3 वेद हैं वो उसी की प्रेरणा से निकले हुए, और उन पर लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, उनकी सरल व्याख्या करने का एक प्रयास है। क्योंकि वेदों में जो संस्कृत इस्तेमाल की गई है वो कठिन लेवल की। आरण्यक वो हिस्सा है वेदों का, वेदों की व्याख्या का, जो कि जंगल में बैठकर लिखे जाते हैं, और इसको लिखने के लिए चिंतन की आवश्यकता होती है, और चिंतन एकांत में होता है। तो एकांत जो घोर अरण्य होता है वहाँ हो सकता है। उपनिषद वो पार्ट है जो कि गुरु के समीप बैठकर उनसे पूछ कर लिखे गए हैं। उपनिषद का मतलब होता है पास बैठकर सीखना, ठीक है। तो शिष्य जो होते थे वो अपने गुरु के पास बैठकर उनसे प्रश्न करते थे, और उनकी शंकाओं का जो समाधान होता था तो बदले में जो उत्तर मिलता था उससे वो अपने ग्रंथ को आकार देते थे। इसके बाद वेदांग है, ठीक है। वेदांग जो है ये भी एक पार्ट है। सूत्र है, महाकाव्य तो है ही है। महाकाव्य में आप रामायण और महाभारत जैसे जो बड़े बड़े महाकाव्य हैं उन्हें देखते हैं। रामायण सबसे विशाल महाकाव्य है। और धर्मशास्त्र भी है। धर्मशास्त्र बाद के हैं, जैसे कि धर्मसूत्र आप जानते हैं। जितनी भी स्मृतियां हैं, मनुस्मृति है, नारद स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, तो ये स्मृति ग्रंथ है। टीकाएं, अब प्रत्येक ग्रंथ पे कुछ ना कुछ कमेंट्रीज लिखी गई हैं, टीका टिप्पणी की गई है कि ये ग्रंथ जो है ये आलोचनात्मक उसका एक व्यू लिया गया है, तो उसको हम टीकाओं में देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें साक्ष्य के तौर पर उपलब्ध होती हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ बने चित्रों की। तो यहाँ आप एक डब्बे में देख रहे हैं कि 4 पन्ने बने हुए, मतलब 4 पन्नों का यहाँ चित्र दिया है। इसे जरा जूम कर लेते हैं, देखिए। इस पर लिखी भाषा को अगर आप ना भी समझ सकें तो इसमें जो चित्र बने हैं उनसे काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलता है, और ये हमारे पुराणों को दर्शाते हैं।
पौराणिक जो अनुश्रुतियाँ हैं, कहानियाँ हैं, आप जो 18 महापुराणों के बारे में सुनते हैं ना, वो बाद के हैं। वेदों से उनका कोई अच्छा खासा कनेक्शन नहीं है, बल्कि विरोधाभास दिखाई देता है। ठीक है, तो उन पुराणों में राजाओं की वंशावलियाँ प्राप्त होती हैं, इसलिए वो ऐतिहासिक महत्व के हैं। और धार्मिक महत्व के इसलिए हैं क्योंकि धर्म से संबंधित, विशेष रूप से भागवत धर्म से संबंधित बहुत सारी सूचनाएं वहाँ से मिलती हैं। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, ये क्षीर सागर का चित्र है। क्षीर सागर मतलब जहाँ भगवान विष्णु, वैकुंठ लोक जिसे कहा जाता है, तो भगवान विष्णु का यहाँ निवास स्थान है। वो शयन कर रहे हैं शेषनाग की सैया पे। ये काले रंग के शेषनाग आपको दिखाई दे रहे हैं। भगवान विष्णु यहाँ लेटे हुए हैं, योग निद्रा में लीन है। माता लक्ष्मी उनके चरण के पास है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, इनकी नाभि से एक लाल रंग का कमल निकला है, जिस पर कि ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति इसी प्रकार से हुई थी। और ये जो आप बगल में देख रहे हैं, ये नारद मुनि है। तो इस प्रकार का ये वैकुंठ लोक का जो सजा हुआ चित्र है, जो कि आप आमतौर पे गूगल पे इमेज सर्च करेंगे तो दिख जाएगा, कैलेंडर वगैरह में भी दिखाई देता है, तो वो वाला है। ये यहीं से प्रेरित है और उसी के बारे में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। तो अगर आप चित्र देख लें तो आप काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि धर्म चर्चा हो रही है। कुछ देवियाँ हैं जो कि विदुषी महिलाएं हैं, वो बैठी हुई हैं, और कुछ यहाँ पर ऋषि टाइप के लोग हैं, ऋषि मुनि टाइप के लोग हैं, जो कि आपस में चर्चा कर रहे हैं, डिबेट हो रहा है यहाँ, वाद विवाद। इससे ये मालूम होता है कि महिलाओं का भी बराबर का स्थान था, 2 पुरुष 2 महिला, तो यहाँ बराबरी का भाव दिखाई देता है। अब यहाँ चलिए देखिए, इसमें यहाँ एक देवी है जो कि एक विचित्र प्रकार के जानवर पर बैठी हुई है। मतलब इनका जो वाहन है वो थोड़ा अनोखा है। इसका जो सिर है वो हाथी का है, सूंड देख रहे हैं आप, और नीचे से ये सिंह के समान है, और पूंछ जो है वो वानर की है। शेर की पूंछ इतनी लंबी नहीं होती है, बंदर की, लंगूर की पूंछ है। तो इस प्रकार के एक विचित्र जानवर पे ये सवार हैं, और संभवतः ये शक्ति स्वरूपा भगवती देवी हैं, मतलब दुर्गा देवी हैं। और बाकी त्रिदेव इनकी स्तुति में है, मतलब इनके सामने खड़े हैं और इनकी उग्रता को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आपने सुना होगा ना, माता काली और इस प्रकार का जब चंडी अवतार देवी दुर्गा धारण करती हैं तो वो कंट्रोल में नहीं होती हैं। उन्हें नियंत्रित करने के लिए देवताओं को या जो भगवान जी लोग हैं उन्हें प्रयास करने पड़ते हैं। जैसे आप देखें, काली देवी रुकी नहीं रही थी, तो भगवान शिव उनके सामने लेट जाते हैं, तब जाकर वो शांत होती। तो इस प्रकार का शांत करने का कुछ प्रयास यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये काली देवी का ही एक उग्र रूप है, जो कि खप्पर और खड्ग धारण किए हैं। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं पुराणों से। अब आगे चल के देखने की आवश्यकता है, तो नीचे एक और चित्र बना था जिसमें कि प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ पुरातात्विक स्रोत दिए हैं। ये सब एनसीईआरटी से उठाई गई इमेज है, तो आप इन्हें किताबों से भी देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ आप वीडियो में देख रहे हैं, तो ये लिपियाँ हैं असल में, और आप देख रहे हैं कि इसमें चित्रों का सहारा लिया गया, अलग अलग आकृतियाँ बनाई गई हैं जिनकी अपनी मीनिंग होती है। और मजे की बात यह है कि इनको सही तरीके से, पूर्ण रूप से समझने में अभी तक कोई सफल नहीं हो पाया है। अब भला आप ही सोच कर देखिए कि कोई चिन्ह बनाकर पीछे के लोग गए हैं, अब उस चिन्ह की मीनिंग वो जानते हैं, लेकिन हम कैसे जान सकते हैं? उनके लिए किस चिन्ह का मतलब, किस निशान का मतलब क्या था, ये जानना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और ये देखिए सिक्का, सिक्कों से हमें जानकारी मिलती है अपने इतिहास की। तो कैसे मिलती है? उस समय के पहनावे की जानकारी मिलती है, कैसा पहनावा होता था, किस तरह की वेशभूषा होती थी, शासक किस मुद्रा में रहना पसंद करता था, और साथ में शासक का कुछ यहाँ पे महिमा मंडन, उसके संबंधित जानकारी या फिर नाम, ये सब दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सिक्कों से हमें प्राप्त होने वाली सूचना है। आगे बढ़ते हैं। हमने पीछे यानी पिछले पेज पे यहाँ पर बात की थी वैदिक साहित्य की, और वैदिक साहित्य यानी ब्राह्मण साहित्य को, यहाँ वैदिक साहित्य, असल में वैदिक साहित्य ही इसका नाम है। ब्राह्मण साहित्य कहना बहुत सही नहीं है, क्योंकि वेद ही इसका स्रोत है। तो वेद इसका स्रोत हो गए, वो पहले नंबर पर है, उन्हें तो हटा नहीं सकते। उसके बाद उन्हीं के ऊपर लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथ हैं, क्योंकि उनकी भाषा बहुत कठिन थी, सबके समझ में नहीं आने लायक थी। तो जब किसी ग्रंथ को कोई समझ ही नहीं पाएगा तो ग्रंथ को लिखने का पर्पज़ क्या है? तो ऐसे में उन्हें सरल व्याख्या करना आवश्यक था, तो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, और उसी की प्रेरणा लेकर आरण्यक और उपनिषदों की रचना हुई, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में, ये गुरुकुल में लिखा गया है और ये जंगल में। अब हर वेद के लिए कुछ आरण्यक हैं, कुछ उपनिषद हैं, कुछ ब्राह्मण हैं, तो ये हर वेद की व्याख्या करते हैं। अब सबसे पहले अथर्ववेद, जो कि सबसे नवीनतम है। 3 वेद शुरुआती हैं, वेद त्रयी जो कहा जाता है, बाकी अथर्ववेद बहुत बाद का है। और इसमें जिस तरह की बातों का, अनोखी बातों का जिक्र है, मतलब जितनी भी मॉडर्न एज में घट रही घटनाएं हैं, जादू टोना है, प्रेम विवाह है, और वशीकरण है, चिकित्सा की जो नई नई प्रणालियां हैं, शल्य चिकित्सा है, जड़ी बूटियां हैं, और भी तरह तरह की जानकारी जो कि हम आधुनिक समय में अभी देख रहे हैं, जी रहे हैं जिस चीज़ को, तो वो अथर्ववेद में पहले से ही लिखा हुआ है। और उस जमाने में इन चीज़ों के बारे में किसी को कोई भनक तक नहीं थी। अथर्वा ऋषि ने जब लिख दिया, तो जो ऋषियों का समूह था, जो कि वेदों के पक्ष में था, वो इसे मानने को तैयार ही नहीं हुआ कि इसमें तो भ्रष्टाचार की बातें लिखी हुई हैं। मतलब ऐसी चीज़ों को अगर दुनिया जानेगी तो भ्रष्ट हो जाएगी, तो इसका प्रचलन नहीं होना चाहिए। ये वेद नहीं है, बल्कि एक बहकाने वाला ग्रंथ है। तो कहा जाता है कि भगवान शिव उसे खुद मान्यता देते हैं कि ये चौथा वेद है। ये कहानी है। अब यहाँ आप देखें कि इतिहास शब्द का भी उल्लेख अथर्ववेद में ही सबसे पहले दिखाई देता है। ठीक है, ये इतिहास शब्द का, और इतिहास अथर्ववेद का उपवेद है, ऐसा कहा जाता है। कौटिल्य ने कहा था। अब यहाँ देखिए कौटिल्य के हिसाब से क्या बात है। राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास श्रवण में लगाना चाहिए। अगर वो खुद से पढ़ नहीं सकता है तो किसी पढ़ने वाले योग्य चतुर व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए, और उससे कहना चाहिए कि तुम वाचन करो, यानी पढ़ो, और मैं उसे सुनूंगा।
राजा को इतिहास जानना क्यों आवश्यक है? क्योंकि वो उससे प्रेरणा लेगा। इतिहास से हम करते क्या है, सीखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो किया उससे हम अगर उसी तरीके से दोहराते हैं तो उसका क्या परिणाम हो सकता है। सबसे अच्छी बात तो यही है, अनुभवों की किताब है इतिहास। ठीक, अनुभव एक अच्छे शिक्षक होते हैं, आप जानते हैं। तो इसीलिए कौटिल्य ने कहा था कि राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास श्रवण करना चाहिए, और वो चंद्रगुप्त के साथ ऐसा ही करते थे। अब यहाँ पे ये E.H. कार जो कि विदेशी हैं, मतलब ब्रिटिश हैं, उनके हिसाब से इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच में एक अनवरत संवाद है, क्योंकि वर्तमान में हम जी रहे हैं और अतीत में हम जा नहीं सकते। तो बीच में कड़ी जोड़ने का पीछे काम कैसे जानेंगे, तो इतिहास के स्रोत के जरिए जानेंगे, मतलब इतिहास ही वो माध्यम है। तो ये संवाद का जरिया है। ब्यूरी के हिसाब से इतिहास विज्ञान है, न कम न ज़्यादा, मतलब ये पूरी तरह से साइंस है, न कमो न बेश। ठीक, और हिस्ट्री इज साइंस, नथिंग लेस नथिंग मोर, उसी चीज़ को अंग्रेजी में कहा गया है। कहने का मतलब ये ना कि अगर इतिहास को हम वैज्ञानिक तरीके से देखें, यानी परख कर उसकी चीज़ों पर विश्वास करें, तो वो पूरा का पूरा विज्ञान है और वही प्रामाणिक। बेकन के हिसाब से इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, तो निश्चित तौर पे बनाता है भाई। आप अपने अतीत के बारे में जानेंगे तो आप अनुभवी हो जाएंगे, और अनुभव सबसे मूल्यवान चीज़ होती है। बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी, ये मध्यकालीन थे और थोड़े कट्टर इतिहास लेखक थे, मतलब इस्लाम की ओर इनका झुकाव बहुत ज़्यादा था। तो इतिहास को विज्ञानों की रानी इन्होंने कहा है कि मतलब विज्ञानों में भी ये श्रेष्ठ है। अबुल फजल ने क्या कहा कि इतिहास एक चिकित्सालय है जहाँ व्यक्ति अपने दुखों की दवा पाता है और उदासी का इलाज करवाता है। ये कैसे संभव है? तो जब आप अवसाद में होते हैं तो आप पीछे मुड़कर देखते हैं, अपनी ही जिंदगी को पहले देखते हैं कि पीछे मैंने कब इस अवसाद से निकलने का काम किया था, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ थी जिससे कि मुझे मुक्ति मिली थी। तो आप पाते हैं कि समस्या आपके ऊपर पहले भी आई थी और आप उससे निकल गए थे, तो आपको संतोष होता है कि आप इस बार भी बाहर आ जाएंगे। एक सब्र होता है आपके अंदर। या आप देखते हैं कि आपके पीछे वाले जो पुरखे हैं उन्होंने भी ऐसी ही गलती की थी, ऐसी ही परिस्थिति उनके सामने भी थी, उन्होंने भी कर्म किया तो वो इससे बाहर आ गए, तो आपको संतुष्टि मिलती है। तो ये एक मानसिक चिकित्सालय है। इतिहास की महत्ता को देखते हुए कॉलिंगवुड का ये कहना था कि हम एक ऐसे युग की दहलीज पर खड़े हैं जिसमें कि दुनिया के लिए इतिहास उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना कि 1600 से लेकर 1900 के बीच का जो समय था उसमें प्राकृतिक विज्ञान था। नेचुरल साइंस यानी फिजिक्स की बात हो रही है, ठीक है। भौतिक विज्ञान ही प्राकृतिक विज्ञान, बाकी सब उसी की पूंछ है। तो 1600 से लेकर 1900 ये जो समय है, इसमें विज्ञान को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई। तरह तरह के आविष्कारकों का उद्भव होता है, वैज्ञानिक आते हैं और उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो इतिहास आने वाले समय में विज्ञान का स्थान ले लेगा, ये कहने का मतलब था इनका, और ये अतिशयोक्ति नहीं है। सबसे पहले रोमन सम्राट ऑगस्टस ने, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑगस्टस ने इतिहास तथा इतिहासकारों पर सेंसरशिप लगा दिया था, क्योंकि इतिहास वो जरिया होता है ना जिसके जरिए आप बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो सकते हैं, आने वाली पीढ़ियां आपको याद कर सकती है, क्योंकि एक बार इतिहास के पन्नों में जो दर्ज हो गया वो आगे चलता है। जो हमारे पीछे के लोग हैं, अब आज़ादी का इतिहास आप देखते हैं या फिर उससे पीछे चले जाते हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास, कौन सा शासक अच्छा था कौन सा खराब था, ये हम कैसे जानते हैं? इतिहास के ही माध्यम से जानते हैं। अगर उस शासक ने अपने तरीके से इतिहास को लिखवा लिया, तो मतलब मान लीजिए कि औरंगजेब की कट्टरता से हम परिचित हैं, लेकिन औरंगजेब ने ये काम किया होता कि वो अपने तरीके से इतिहास लेखन करवाया होता कि हम बहुत महान हैं, और जितने भी इतिहास लेखक थे उन पे दबाव बनाया होता इस तरीके का। हालांकि कोशिश राजा हमेशा करते हैं, राजा कभी ये नहीं चाहेगा, या जो बादशाह है, कि उसके बारे में लोग बुरा जाने, ठीक है, लेकिन चीज़ें उजागर हो ही जाती हैं। तो औरंगजेब अगर चाहता कि वो अपनी कट्टरता को दबा ले, तो ऐसे में वो इतिहास अपने तरीके से लिखवा लेता और उसी को हम पढ़ते, तो हम सोचते कि औरंगजेब बड़ा महान शासक था, ठीक। तो इस तरह की चीज़ें। या फिर आप देखते हैं सम्राट अशोक के समय में, तो सम्राट अशोक के बारे में हम चंद्रगुप्त से ज़्यादा जानते हैं। वजह क्या है कि वो इतिहास लेखन में बहुत ही एक नंबर के माहिर राजा थे। काम उन्होंने अच्छे किए, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन चंद्रगुप्त उनसे ज़्यादा संघर्ष किए थे और उनसे ज़्यादा अच्छे कामों में अपना समय व्यतीत किए थे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, कुछ सीमित स्रोत हैं उसके। और अशोक ने खुद ही अपनी महिमा मंडन करवाया था, मतलब जीववध निषेध करवा दिया, मैंने धर्म यात्रा की, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो ये जो आत्म प्रशंसा है ना, ये इतिहास में लिखवाई जाती है। उस समय ये लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन बाद में इसी के जरिए लोग आपको जानते हैं, तो ये बात है। और ये तलवार और बंदूक से ज़्यादा कारगर हथियार है, निश्चित तौर पर है। अब यहाँ देखें आपकी अपने देश के बहुत सारे नाम रख दिए गए। तो जम्बू द्वीप, ये आपने पिछले लेक्चर में भी देखा था कुछ हद तक, और इंडिया, ये सब देखिए, इंडिया और हिंदुस्तान विदेशियों के द्वारा दिए हुए नाम है, अरबों और ये यूनानियों के द्वारा दिया हुआ नाम है। इंतु जो है ये चीन वालों ने कहा, और भारत हमारा मूल नाम है, भरत जन के नाम पे इसका नाम भारत रखा गया। विदेशी सबसे पहले सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए और पूरे देश को ही सिंधु के नाम से पुकार लिया। जब पहला चीज़ उन्होंने देखा तो उसी के नाम से सबको बुलाया, और जब अंदर घुसे तो उन्हें मालूम हुआ कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। अब देखिए, उपमहाद्वीप की अगर हम बात करें तो वास्तविक रूप से त्रिकोणाकार आकृति है इसकी, मतलब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की, या धनुषाकृति का है, धनुष के आकार का है। तो ये तो इसका साइज हो गया, शेप हो गया। वराहमिहिर की जो बृहद संहिता है उसमें कूर्म की आकृति का इसको बताया गया। कूर्म मतलब होता है कछुआ।
पुराणों में धनुष की आकृति का बताया गया है और दीर्घ निकाय जो है, दिग्घ निकाय जिसको कहा जाता है, उसमें छकड़े के समान, छकड़ा एक बैलगाड़ी नुमा साधन होता है जिसपे सामान लादा जाता है। महाभारत में इसे समभुजाकार त्रिभुज की तरह से बताया गया है। समभुजाकार मतलब जो समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उस तरह की आकृति का इसको बताया गया है। अब पुराणों का जो भुवन कोश नाम का अध्याय है उसमें भारत का भूगोल भी हमें दिखाई देता है। तो सोच कर देखिए कि हमारे जो वैदिक और ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, मतलब धार्मिक ग्रंथ हैं लेकिन इतिहास का भी परिचय देते हैं, उसमें तरह तरह की विधाएं हैं, विज्ञान भी है, भूगोल भी है, सब कुछ है। पुराणों में पृथ्वी को कमल का स्वरूप स्वीकार किया गया है और पुराणों के अनुसार भारतवर्ष नाम पढ़ने से पहले, यहाँ देखें आप, भारतवर्ष नाम पढ़ने से पहले यह देश अजनाब या हेमत वर्ष के नाम से विख्यात, पुराना नाम। तो इसको भी आप देखें। भारत प्रशस्ति का उल्लेख पुराणों में मिलता है और इसमें वर्णित है कि भारत भूमि कर्म भूमि है। यहाँ लोग कर्म करने के लिए आते हैं और स्वर्ग जो है वो भोग भूमि है। यहाँ जब कर्म अच्छा करते हैं तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, कर्म बुरा करते हैं तो उनके लिए नरक का द्वार खुला रहता है। तो भोग भूमि जो है वो स्वर्ग है और कर्म भूमि जो है मतलब कर्म करेंगे तभी तो उसका भोग प्राप्त होगा। और भारत का वर्णन द एपिटोम ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी किया गया है और स्मिथ ने भारत को एथनोलॉजिकल म्यूजियम कह के संबोधित किया है। तो निश्चित तौर पे भारत एक संग्रहालय तो है ही है, प्राच्य चीज़ों का एक जमावड़ा है। और अगर आपको पुरानी चीज़ें देखनी है या अपने इतिहास से ज़्यादा भली भांति अवगत होना है तो भारत को पूरा देख लीजिए, आपको अच्छी खासी सूचनाएं मिल जाएंगी। अब देखिए, भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश, भरत कबीले के लोगों का देश। अब भरत नाम का एक प्राचीन राजवंश, उसी के नाम पे अपने देश को भारतवर्ष कहा गया। भरत भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट थे। अब उनका ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलता है, पौराणिक और जो धार्मिक साहित्य हैं वहाँ से सूचनाएं मिलती हैं, लेकिन ऐतिहासिक जो लिखित प्रमाण है वो ऐसा नहीं मिलता है। सिर्फ महाभारत से हमें इसकी जानकारी मिलती है। चक्रवर्ती सम्राट होता क्या है? एक तो होता है नॉर्मल राजा जिसे कि हम सम्राट कह सकते हैं, लेकिन ऐसी क्या आवश्यकता है कि हम इसके नाम के पहले चक्रवर्ती लगा रहे हैं? तो चक्रवर्ती का मतलब ये है कि जैसे चक्र के आरे जो होते हैं ना, मतलब उसके धारदार जो किनारे होते हैं, जैसे वो घूमते हैं तो चारों दिशाओं को कवर करते हैं, तो चारों दिशाओं में जिसका बोलबाला हो, जिसका दबदबा हो, उसको कहते हैं चक्रवर्ती। अब यहाँ पे आचार्य चाणक्य ने यानी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में चक्रवर्ती सम्राट की परिभाषा को दिया है। और अर्थशास्त्र जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी दोनों की बेजोड़ किताब है और वैसी किताब ना तो लिखी गई है और ना लिखी जा सकती है। मतलब ऐसा उसमें कूटनीतिक वर्णन किया गया है और आगे के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन या जितनी भी प्रशासनिक अर्थव्यवस्थाएं डेवलप हुई उसमें कहीं ना कहीं इसका रोल रहता है। तो अर्थशास्त्र में ये जानकारी मिलती है कि हिमालय से लेकर समुद्र तक 1000 योजन के विस्तार वाला भाग जो है वो चक्रवर्ती राजा का शासन क्षेत्र होता है। मतलब उन्होंने दूरी भी एक मोटे तौर पे नाप ली थी कि हिमालय जो है वो हमारा उत्तरी हिस्सा है, ठीक है, मतलब भारतवर्ष को उत्तर से हिमालय पर्वत घेरे हुए हैं, हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं हैं, दक्षिण में हिंद महासागर है। तो जो मुख्य भूमि है उसकी बात करें तो हिमालय से लेकर कन्याकुमारी यानी समुद्र तक अगर हम चले जाएं तो पूरा जो भूभाग है उस पर जिसका दबदबा चले वो चक्रवर्ती राजा है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब यहाँ आप आगे देखें, यूनानियों के हिसाब से क्या था, भारत को इन्होंने इंडिया कहा। ये इंडिया शब्द जो है ये इंडस रिवर से निकल कर आया है, सिंधु नदी से, और इसका प्रयोग 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इतिहास के पिता के नाम से विख्यात जो हेरोडोटस हैं, ये इतिहास के पिता बन गए, जबकि इतिहास का लेखन जो है वो तो हमने शुरू करवाया था। लेखन की परंपरा देखिए, हम लोग कहते हैं कि यूनानियों के द्वारा शुरू की गई थी, वो अपने आप को प्रमाणित कर सके। इतिहास लेखन तो उससे पहले से चल रहा था, वो भोजपत्रों पे दर्ज होता था, दीमक खा जाते थे, नष्ट हो जाता था, तो कोई उसको मानता ही नहीं था। इन्होंने क्या किया, उसको सुरक्षित रखा और बड़ी ही चालाकी से पब्लिश करवा दिया। तो ये जानकारियाँ मिलती हैं। फिलहाल हम लोग सबूतों पर विश्वास करेंगे। तो हेरोडोटस के द्वारा ये कहा गया कि इंडिया शब्द का जो प्रयोग था वो 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया जाता था, और उसके बाद इंडिया शब्द का प्रयोग मेगस्थनीज की जो इंडिका है वहाँ पर किया गया। महत्वपूर्ण ये है कि हेरोडोटस के द्वारा जो इंडिया शब्द का उल्लेख किया गया था वो सिर्फ सिंधु नदी और उसके आसपास के जो डेल्टाई क्षेत्र थे, मतलब आप कह सकते हैं कि सिंधु नदी का जो तंत्र था जिसमें कि उसकी ट्रिब्यूटरीज भी आती हैं, सहायिका जितनी भी हैं नदियाँ, तो वो पूरा एरिया, उसी को इन्होंने इंडिया कहा हेरोडोटस ने। लेकिन मेगस्थनीज चूंकि अंदर तक आया था, वो तो बाहर रह गए, मेगस्थनीज अंदर आया था, वो मगध तक आया था और पूरे मौर्य साम्राज्य को उसने देखा था, एक व्यू उसका लिया था, तो उसने पूरे भूभाग को जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार में था उसको इंडिया का, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप का वहाँ से बोध होता है। चीनियों के द्वारा यिन-तू कहा गया, इनकी भाषा ही ऐसी है चीचू, तो इन्होंने यिन-तू कहा। और सबसे पहले झांकियांग या चांकियांग, इनको जो आप प्रोनाउंस करिए, इन्होंने शेंदू नाम का वर्ड यूज़ किया, जो कि शेंदू कहा जाता है सिंधु को। सिंधु नहीं बोलने आया तो इन्होंने कहा सेंदू, तो वही सेंदू बोल दिया। और वेनसांग ने भारत को यिन-तू कहा, यिन-तू का मतलब होता है चांद यानी चंद्रमा। इत्सिंग ने कहा कि भारत आर्य देश है या ब्रह्म राष्ट्र है। तो इस तरह के संबोधन है। अब आगे बढ़ते हैं। खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, ये कलिंग का राजा खारवेल, और हाथी गुम्फा अभिलेख में इसने बहुत सारी बातों को लिखवाया है। इसमें सबसे पहले प्राकृत में भरधवस या भरधवस ये विवरण मिलता है, मतलब ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, और भरधवस को आप थोड़ा सा और अच्छे ढंग से करें तो ये भारतवर्ष के तौर पे दिखाई देता है, मतलब दोनों के बीच में तालमेल बैठ रहा है।
और एक प्रदेश के रूप में सबसे पहले भारत का वर्णन पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है, जो कि एक व्याकरण का ग्रंथ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रामर की किताब में किसी देश के नाम का उल्लेख या किसी राजवंश के नाम का उल्लेख कैसे हो सकता है। तो व्याकरण की किताब भी किसी समय काल में लिखी जाती है और उस समय में वो व्यक्ति रह रहा होता है जो उस किताब का लेखक होता है, और उसके ऊपर उन परिस्थितियों का असर तो पड़ता ही है, तो उनका जिक्र वो करेगा। अब देखिए, मनुस्मृति और भागवत पुराण जो है, इसमें देश को, मतलब भारत देश को, देवताओं के द्वारा निर्मित देश कहा गया है, देवभूमि कहा गया है। सोमदेव सूरी का नीति वाक्यामृतम, ये नीति वाक्यामृतम है असल में, यानी नीति के वाक्य इसमें अमृत स्वरूप संकलित है। तो इसमें सबसे पहले भारतवासी के अर्थ में भारतीय शब्द का उल्लेख किया गया है। चूंकि ये संस्कृत का है तो इसलिए यहाँ पे भारतीय उसके आगे दो ठे ऐसे विसर्ग लगा हुआ है। अथर्ववेद में क्या बात है, तो अथर्ववेद में आधुनिक चीज़ें तो है ही है, साथ में कुछ क्षेत्रों के नाम हमें मिलते हैं, जैसे कि आप देखते हैं ना, महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में मिलता है। तो उसी तरीके से कुछ तत्कालीन जो जनपद थे, महाजनपद भी उसमें कुछ थे और कुछ जनपद भी थे सामान्य, तो उनके उल्लेख प्राप्त होते हैं हमें अथर्ववेद से। इसमें आप देख रहे हैं कि गांधार है, मुंजवत है, महावृष है, बालिक, मगध उस समय भी था, अंग का भी उल्लेख है। देखिए आप यहाँ महाजनपद, अयोध्या, वरुणावती, देखिए वरुणा नदी के तट पर बसा हुआ, वरुणा और असी नदी के बीच में बसा हुआ। असी जो है वो एक नदी है, और आजकल आप बनारस में जाइएगा ना तो एक गटर बन गई है वो, उसमें इतना ज़्यादा जो वेस्ट है वो बहाया जाता है कि उसकी जो दुर्गंध है वो दूर तक जाती। तो असी एक पतली सी नदी हुआ करती थी, जैसे पहाड़ी नाले होते हैं ना पतले पतले, तो वैसे ये पतली सी नदी थी, और एक थी वरुणा। दोनों के बीच में बसा हुआ जो शहर था उसको कहा गया वरुणासी, यानी वाराणसी। वरुणावती से बिगड़ते बिगड़ते और वो वाराणसी बन गया, तो वो वाला जो क्षेत्र है। अब इसके बाद उसी को काशी भी कहा गया। तो ये सारे नाम हमें कहाँ से मिलते हैं, अथर्ववेद से मिलते हैं। प्राचीन जो भारत का समय था उसमें ऐतिहासिक खगोलविद थे आर्यभट्ट, और सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि धरती गोल है और वह अपनी धुरी पर चक्कर लगा रही है। बताइए, अब इसमें साइंस के क्षेत्र में माहिर कौन है, न्यूटन है या फिर हम लोग हैं? तो ये मानने वाली बात है, लेकिन हम सिद्ध नहीं कर पाए। कुल मिलाकर दिक्कत ये। पाषाण काल में चलते हैं। देखिए, पाषाण काल में आपको पत्थर दिखेंगे, तो पत्थर दिख रहे हैं, और इसमें पत्थर की भी वैरायटी होती थी। जब हमने पत्थर से अपने औजार बनाने सीखे, पत्थर का इस्तेमाल करके अपना जीवन यापन करना सीखा, तो उस समय मोटे या भद्दे बेडौल जो हथियार हैं वो बनते थे। बहुत ज़्यादा तराशने का शऊर नहीं था आदमी के पास। धीरे धीरे करके उसने इसमें बारीकी लाना शुरू किया। तो आप इसमें अलग अलग कैटेगरी देखते हैं। यहाँ ये बताया गया है ना कि पत्थर का किस तरीके से इस्तेमाल होता था। ये एनसीईआरटी से उठाए गए चित्र हैं। पत्थर के औजारों का इस्तेमाल होता था इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए। इंसान खेती उस समय नहीं करता था शुरुआती, तो वो क्या करता था, खाने के लिए कुछ चाहिए, उसको मालूम हुआ कि अंदर कुछ जो पौधों की जड़ें होती हैं वो कंदमूल खाने योग्य होता है। तो ऐसी जो मूल होती थी यानी जड़ें होती थी, उनको ये खोद कर निकालता था और खुरपी की जगह पे ऐसे नुकीले औजार इस्तेमाल करता था। इनकी नोक से वो मिट्टी पर ऐसे प्रहार करता था तो मिट्टी वहाँ से हटती थी। और जानवरों की खाल से कपड़े बनाए जाते थे। ये बाद का समय है। तो जब खाल से कपड़े बनाए जाएंगे तो खाल ऐसा तो है नहीं कि पूरा कोट के साइज़ की ऐसे ही निकल जाएगी, टुकड़े टुकड़े में निकलेगी। तो उसको सिलने के लिए सुई के तौर पर भी पत्थर की सुई इस्तेमाल की जाती थी, और पत्थर की सुई कुछ ऐसी होती थी। तो ये है। और सिलते किस चीज़ से, धागा तो था नहीं, तो इसमें जंतुओं के ही रेशों, बालों का इस्तेमाल होता है। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पाषाण काल का या पाषाण युग का मतलब क्या होता है। तो पाषाण मतलब होता है पत्थर। पाषाण संस्कृत का शब्द है। पत्थरों पर लोग आश्रित थे, पत्थरों का ही इस्तेमाल करते थे, और इसलिए ये पाषाण काल कहलाया। पत्थर के औजार होते थे, पत्थर की गुफा यानी पत्थर का घर होता था। पत्थर ही खाने पीने के साधन के तौर पे, मतलब खाना पीना प्राप्त करने के साधन के तौर पर इस्तेमाल होता था। उसी से शिकार इत्यादि करते थे। तो मानव आज की तरह विकसित तो था नहीं, ये धीरे धीरे विकसित हुआ है। और प्रारंभिक पूर्ण मानव जो था उसको क्रोमैग्नान के नाम से जाना गया। ये थोड़ा सा फैक्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा। और इस काल में मानव प्राकृतिक आपदाओं से जूझता था। ऐसा नहीं है कि जो डिजास्टर है वो अभी ही आते हैं, पहले भी आते थे। प्रकृति में लगातार बदलाव हो रहे थे, तो वो बदलाव इंसान को झेलने पड़ते थे। और आज की तरह से वो एनडीआरएफ की टीम नहीं होती थी कि हमें बचाने आएगी, वो इसका खुद ही सामना करते थे। उसमें से आधे मारे जाते थे, जो बचते थे वो आगे बढ़ते थे। मतलब जो योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत है ना, वो यहाँ काम करता था कि जो योग्य होगा, जो सर्वाइव कर पाएगा जूझ कर, वही आगे बढ़ेगा। तो प्रकृति ऐसे ही पालन पोषण करती है। उसके साथ जो ढल गया वो चलेगा, जो नहीं ढल पाया वो खत्म हो जाएगा। तो मनुष्य ऐसे ही चलता था, एकदम प्राकृतिक जीवन था। कंदमूल फल खाता था, जीवन बसर करता था। कभी कभी तो ये होता था कि गुफाओं में ये रहते थे और गुफा किसी भालू या शेर की निकली तो ऐसे में फिर ये अनचाहे शिकार बन जाते थे। अब यहाँ शिकार तथा कंदमूल का जो काम था वो होता था। ब्यूरिन प्रकार के जो उपकरण हैं, ध्यान दीजिएगा, ये उपकरण का प्रकार है। ब्यूरिन प्रकार के उपकरण ये उच्च पूर्व पाषाण काल परंपरा के परिचायक लक्षण है, मतलब ऐसे उस समय में मिले। सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति तथा विंध्यन संस्कृति का संबंध है पाषाण युगीन संस्कृति से। तो ये तीनों सभ्यताओं को आप याद रखेंगे। डॉक्टर प्राइम रोज का नाम हम इतने गौर से क्यों देखते हैं, तो इसमें आप देखें कि भारतीय प्रागैतिहासिक काल को सबसे पहले उजागर करने का श्रेय प्राइम रोज को दिया जाता है। और 1842 में इन्होंने कर्नाटक का जो रायचूर जिला है, वहाँ लिंगसुर नाम की एक जगह है,
वहाँ पर नवपाषाणकालीन कुछ स्थलों को खोजा, कुछ साक्ष्यों को खोजा और वहाँ से हमें मिले प्रागैतिहासिक औजार जिनका इस्तेमाल उस समय का इंसान करता था और यहीं से शुरुआत होती। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता और आद्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ऐतिहासिक काल शुरू होता है। यहाँ देखिए बारीकी है और ये बारीकी आपको पता होनी चाहिए। ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, महाजनपदों का समय। सबसे पहले 1863 में भारत में जो पाषाणकालीन सभ्यता थी उस पर रिसर्च शुरू होते हैं और इसका अध्ययन अगर हम देखें तो जो यहाँ कहा गया कि प्रागैतिहासिक काल का जो अध्ययन है उसका विषय निरक्षर समाजों का इतिहास है, मतलब उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं था, लिखना नहीं जानते थे। हालांकि आप देखते हैं कि उस समय भी मनुष्य जब खाली बैठता था, ऐसा तो था नहीं कि दिन रात सिर्फ शिकार करता था या फिर सोता ही रहता था, तो खाली समय में वो गुफाओं पे ऐसे ही चित्रकारी किया करता था। गुफा चित्र उस समय भी जो आड़ी तिरछी रेखाएं हैं वो देखी जाती। 1816 की अगर बात करें तो टॉमसन ने पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल का त्रिवर्गीय विभाजन किया और सबसे पहले 1865 में जॉन लुबाक ने पाषाण काल का विभाजन पूर्व पाषाण काल और नवपाषाण काल में किया। और लुबाक ने बाद में, देखिए जॉन लुबाक को ही बाद में लॉर्ड एवेवरी के नाम से जाना गया, तो दोनों नाम एक ही हैं, किसी भी नाम से पूछे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पर हम पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक मतलब पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल की शब्दावली का अगर हम देखें तो इसका प्रयोग भी करने वाले जॉन लुबाक ही थे। 1865 में इनकी एक किताब प्रकाशित हुई थी और किताब का नाम था प्री हिस्टोरिक टाइम्स। उसमें इन्होंने इन दोनों शब्दों का उल्लेख किया था। मतलब शब्द कौन कौन से थे? पैलियोलिथिक और नियोलिथिक। लिथ का मतलब होता है पत्थर, बाकी नियो और पैलियो का मतलब आप जानते हैं पुरा और नवीन से तात्पर्य है। अब लॉर्तेत के हिसाब से क्या बात है, तो पूरा पाषाण काल का विभाजन प्रारंभिक, निम्न पूर्व और मध्य पूर्व, साथ ही उच्च पूर्व पाषाण काल में किया गया। ये पूरा पाषाण काल का डिवीजन इन्होंने इतना ज़्यादा कर दिया। हस्त परशु, परशु मतलब होता है कुल्हाड़ी, ठीक है, मतलब परशु का मतलब वैसे तो फावड़ा होता है, लेकिन ये परशु जो है ना, ये फावड़ा और कुल्हाड़ी के बीच की चीज़ है। परशुराम जी के हाथ में आपने देखा है ना, वो परशु होता है। तो इसको आमतौर पे कुठार कहा जाता है। देखिए कुठार को हम लोग समझ लेते हैं कि वो आज की जो लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी है वैसी नहीं, वो वध करने वाली कुल्हाड़ी होती थी। जान लेना हो तो उसका इस्तेमाल करिए, तो कुठार वो चीज़, ठीक। हस्त परशु इस प्रकार के जो पाषाण उपकरण है, पत्थर से इनको बनाया। तो फ्लेक विधि, चॉपर, चैपिंग और बोरर जो प्रोसेस होता है, मेथड होता है, उसका इस्तेमाल किया गया। जबकि हैंड एक्स के औजार सबसे पहले ये मिले हैं मद्रास तथा अतिरम पक्कम से। कहाँ कहाँ से मिला है वो देखिए, मद्रास से मिला है और अतिरम पक्कम से मिला है। क्लीवर और स्क्रैपर जो है ये सभी उपकरण उस समय मिलते थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए कालक्रम अगर हम देखें तो कालक्रम वैसे भी आप जानते हैं, पहले पूर्व पाषाण काल आएगा, उसके बाद फिर नव पाषाण काल आएगा, बीच में मध्य पाषाण काल को आप रख सकते हैं चाहें तो, फिर कांस्य युग आएगा, तब जाकर लौह युग आएगा। पहले कांस्य का इजाद होता है और उसके बाद तब लोग लोहे की शुरुआत करते हैं। डेनमार्क का जो कोपेनहेगन संग्रहालय है, यहाँ आप देख रहे हैं ना, इसमें जो सामग्रियाँ रखी हुई हैं उसके आधार पे पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन ये 1820 में हुआ था। और ये पुरातत्वविद थे, इनका नाम था क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन, इनके द्वारा इसे किया गया था। पुरातत्ववेत्ता ये भारतीय हैं। देखिए विदेशियों के बारे में तो हमने बहुत देखा, भारत वाले कौन है, तो ये वाकंकर जी हैं, वीएस वाकंकर इनका पूरा नाम था। और भीमबेटका की गुफाओं को इन्होंने देखा, वो जंगल में ऐसे ढकी हुई थी, मध्य प्रदेश के जंगलों में ऐसे ढकी हुई थी कांटे और झाड़ियों के बीच में। वहाँ ये पहली बार जाते हैं और देखते हैं कि भाई गुफा तो साधारण नहीं है, वहाँ अंदर जो दीवारें हैं उन पर भले ही काई लग गई है लेकिन अंदर बड़े रंग बिरंगे चित्र बने हुए हैं। तो ये तो कुछ खास बात है, क्योंकि कोई चरवाहा ये चित्र नहीं बनाया है, निश्चित तौर पर ये पुराने हैं। तब जाकर वहाँ रिसर्च होता है तो मालूम होता है कि पूरा एक चित्रावली, एक गैलरी, आर्ट गैलरी ही वहाँ पर मौजूद है, जिससे कि बहुत कुछ जानने के लिए मिलता है। ठीक, अब यहाँ चलते हैं आगे, तो राज्य व्यवस्था में थोड़ा घुस जाते हैं, थोड़ा थोड़ा हम सब देखेंगे। और ये पार्ट 1 देख रहे हैं आप राज्य व्यवस्था का, तो इसमें हम शासन और राज्य व्यवस्था थोड़ा दोनों देखेंगे। शुरुआत संविधान से होती है, जब तक आप संविधान को नहीं जानेंगे तब तक आप पॉलिटी पर नहीं आगे डिस्कस कर सकते हैं। देखिए भारत का संविधान भारत की सबसे ऊंची विधि है, या आप कह लीजिए कि वही अंतिम कानून की किताब है और पहली कानून की किताब। यह दस्तावेज उस संरचना को आकार देता है जो कि मौलिक राजनीतिक संहिता, संरचना, प्रक्रिया, शक्तियों और सरकारी संस्थानों के कर्तव्यों का सीमांकन करता है। मतलब जितना भी रूल रेगुलेशन चल रहा है अपने भारतवर्ष में, वो सब संविधान पर आधारित है। विधान का मतलब ये होता है विधि, यानी तरीका, नियम कायदे। तो नियम कायदे के लिए ही इस किताब को बनाया गया है। अब यहाँ एक बात यह है कि यह किसी भी देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। मतलब ये भारत के बारे में बात की जा रही है तो आप जानते ही हैं कि हमारा संविधान लिखित है और सबसे लंबा है। वजह यह है कि इससे पहले बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके थे अलग अलग नेशंस के, तो उनसे हमने प्रेरणा ली है, वहाँ से कुछ बोरो किया है, कुछ प्रेरित है। और 1935 का जो एक्ट था, देखिए लक्ष्मीकांत की जब आप बुक पढ़ते हैं ना, लक्ष्मीकांत की बुक आपको पढ़नी चाहिए, सब लोग कहते हैं, और उससे आप बच नहीं सकते। अगर आपको ठीक से पॉलिटी को समझना है तो उसे पढ़ना चाहिए। तो उसमें ये बताया गया है कि संविधान लंबा क्यों हुआ। तो लंबा होने के पीछे एक रीज़न था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। उसमें पहले से ही बहुत ज़्यादा अनुच्छेद थे, संख्या आपको गिनने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही समझ लीजिए 200 से ज़्यादा अनुच्छेद थे।
तो उन सब में से ज़्यादातर हिस्सों को शामिल कर लिया गया, तो आकार पहले से ही मेंटेन हो गया अच्छा खासा, और बचे हुए जो थे उसमें बारो किए हुए चीज़ों को अपने तरीके से मॉडिफाइड करके चिपकाया गया, तो संविधान का आकार बड़ा हो गया। और दूसरी बात यह है कि कानूनी दाव पेच जानने वाले वकीलों की भरमार थी। सबके सब तो बैरिस्टर और वकील ही थे पुराने ज़माने में, और अभी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो ऐसे में जब वकील ज़्यादा होंगे तो वो तो नियम कायदे ज़्यादा बनाएंगे ही, ज़्यादा सोचेंगे, तो वो चीज़ है संविधान को बड़ा करती है। अब इस अवधारणा में संविधान की सर्वोच्चता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, संसद को नहीं, क्योंकि संसद जो है वो संविधान, मतलब यहाँ दोनों के बीच का तालमेल आप देखें, संविधान संसद ने नहीं बल्कि एक संविधान सभा ने सृजित किया है। देखिए, संविधान ने संसद को आकार दिया है, संसद का प्रावधान संविधान में है। आप देखते हैं कि आर्टिकल इसके लिए बने हुए हैं, वहाँ पे संसद की पूरी कार्यप्रणाली इत्यादि का उल्लेख है। ये नहीं हम कह सकते हैं कि संसद ने संविधान को बनाया। कुछ राष्ट्रों में ऐसा होता है कि जो पार्लियामेंट वहाँ की होती है वो संविधान को आकार देती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के पूरी बिल्डिंग के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो जिम्मेदार होती है, मतलब संविधान सभा इसमें उत्तरदायी होती है। अब देखिए, इसीलिए यही वजह है कि भारतीय संसद चूंकि इसे बनाई नहीं है, इससे वो अपना आकार प्राप्त करती है, तो इसकी अवहेलना नहीं कर सकती। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया, और 26 जनवरी 1950, यहाँ दोनों तारीखें आप याद रखें। आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं ना, तो वो असल में पूरा उसका एक परिचय पत्र है। उसमें आप देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 की तारीख में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, तो उस दिन अडॉप्ट किया गया, और बाकी 26 जनवरी 1950 को इसको पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया। अब देश के मौलिक शासी दस्तावेज के रूप में संविधान ने, जो आपको पीछे बताया, भारत शासन अधिनियम 1935 उसका स्थान लिया है, और इस प्रकार से भारत का अधिराज्य संप्रभु भारतीय गणराज्य बन गया। हम संप्रभु राष्ट्र हैं, ठीक है। हम डोमिनियन स्टेट वाला जो दर्जा था वो पीछे था, अभी हम क्या हैं, हम संप्रभुता की स्थिति में। अब संवैधानिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 395 जो है उसमें दिए गए ब्रिटिश संसद के पूर्व के अधिनियमों को निरस्त कर दिया, यानी पीछे के जो चिपके हुए अवशेष थे उनको हटा दिया। संविधान भारत को एक संप्रभु समाजवादी, इस प्रस्तावना से लिए गए शब्द हैं, तो आप देखें, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक या लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक शब्द का अपना महत्व है। अपने नागरिकों के लिए वो न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन देता है कि सभी को समान न्याय मिलेगा, सभी के लिए समानता का बर्ताव होगा और सभी के लिए आज़ादी होगी। बंधुत्व का संवर्धन करने का प्रयास करता है, और 1950 में बने संविधान की मूल प्रति को संसद भवन दिल्ली में हीलियम से भरे केस में सुरक्षित रखा गया है, ताकि इसमें कोई क्षरण न हो। हीलियम जो है इसको प्रिजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए इस्तेमाल होने वाली अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस की विशेषता ये होती है ना कि वो रिएक्ट नहीं करती है किसी चीज़ के साथ, और दूसरों को घुसने नहीं देती है। तो जब दूसरी कोई चीज़ उसमें एंटर नहीं कर पाएगी तो वो जस की तस, जो उसमें वस्तु रखी गई है वो जस की तस बनी रहेगी। आगे बढ़ते, राज्य व्यवस्था के साथ आपने थोड़ा रसायन विज्ञान भी पढ़ लिया। अब संवैधानिक विकास को देखना आवश्यक है, क्योंकि संविधान इतना बड़ा है, ये बना कैसे और कैसे संविधान की बात शुरू हुई, कैसे ये लोगों के दिमाग में आया। तो शुरुआत अंग्रेज़ों ने ही की थी। ये कीड़ा जो है अंग्रेज़ों के ही दिमाग में पहले घुसता है। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, उसके बाद भारत आती है, एलिजाबेथ प्रथम का उसमें चार्टर होता है। तो उसके जरिए इन्हें भारत, मतलब ईस्ट इंडीज़ जो क्षेत्र है पूरा भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्र, वहाँ व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त होता है। अब इनका असली शासन शुरू होता है प्लासी के बाद। प्लासी का जो युद्ध था उससे बंगाल इनके कब्जे में आ गया, और बंगाल कब्जे में आया तो उसके बाद इनकी ताकत इतनी बढ़ गई कि इनको दबाना मुश्किल हो गया। और उसके बाद जो प्लासी में एक संभावना दिख रही थी उस पर हस्ताक्षर हो जाता है बक्सर में, और 1764 में सब कुछ इनकी मुट्ठी में आ जाता है। उसके बाद अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गई थी। तो अंग्रेज़ों के दिमाग में अब वो चूसने वाली मानसिकता तो थी ही, लेकिन अब यहाँ से वो ले जाकर व्यापार करने वाले मूड में नहीं थे। उन्होंने सोचा कि अब इसे परमानेंटली अपना एरिया बना लिया जाए, तो यहाँ शासन करने की हैसियत बनाने लगे, मतलब शासन स्थापित करने की अब ख्वाहिश इनकी दिखाई देने लगी। ठीक है, तो शासन इन्होंने किया। और देखिए, जब आप देखते हैं इलाहाबाद की संधि को, तो उसमें शाह आलम और क्लाइव के बीच में ये संधि होती है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी इनको मिली गई थी, राजस्व वसूली और दीवानी का अधिकार इनके पास था, न्याय का अधिकार भी था, मतलब वहाँ के ये राजा हो गए थे। अब इसके बाद होता है, देखिए ये काम तो हो गया कि आपका 1764-65 तक इनके हस्तगत हो गया। उसके बाद ये ले आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, सब कुछ रेगुलेट करने का ये पहला प्रयास था कंपनी के काम को। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट, और एक एक करके फिर भारतीय परिषद अधिनियम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये सब आते हैं। अब इसी क्रम में हो जाता है 1857 का विद्रोह। ये होता इसलिए है क्योंकि डलहौजी ने सबकी नाक में दम कर दिया था और सभी लोग नाराज हो गए थे, मतलब प्रिंसली स्टेट और जितनी जनता थी भारत की वो सब परेशान थी। हालांकि कुछ सुधार के भी काम हुए थे, लेकिन ज़्यादातर शोषण हुआ था। तो कुल मिलाकर वो डलहौजी के समय में सब लोग उग्र हुए थे, और 1856 में जब वो चला जाता है तो उसकी जगह पे आता है कैनिंग, और कैनिंग के समय में होती है 1857 की रिवॉल्ट।
तो उसके बाद ब्रिटिश क्राउन और ज़्यादा अलर्ट हो जाता है, क्योंकि इन्हें भनक लग जाती है कि अब तो भारतवासी जो है वो चैन से बैठने वाले हैं नहीं, मतलब इनके अंदर बगावत करने की क्षमता है और हम चूके तो हम जाएंगे फिर। तो ऐसे में फिर ये क्या करते हैं, 1858 में यानी 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ले आते हैं, और उसी का परिणाम ये होता है कि अब कंपनी के हाथ से शासन चला जाता है। कंपनी अभी तक शासन कर रही थी, उसको हटा दिया जाता है और कंपनी के अधिकार अब क्राउन के हाथ में चले जाते हैं, मतलब सीधा ब्रिटेन का नियंत्रण भारत में चलने लगता है। और गवर्नर जनरल जो था अब वायसराय की हैसियत प्राप्त कर लेता है, तो वायसराय बनता है लॉर्ड कैनिंग। आगे चलते हैं। देखिए, ऐतिहासिक विकास की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश संवैधानिक संशोधनों में 2 चरण देखे जाते हैं। पहला तो कंपनी का शासन, दूसरा क्राउन रूल। कंपनी का शासन जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट होता है और खत्म हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के साथ। और जो चरण 2 है उसमें क्राउन रूल स्टार्ट होता है, जो कि 1858 से कंटिन्यूअसली चलता है और वो 1947 यानी 1947 तक बना रहता है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो अधिनियम पारित किए गए थे, मतलब पूरा दौर हम देखेंगे तो उसमें रेगुलेटिंग एक्ट को देखना बहुत आवश्यक है, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। 1773 का ये जो विनिमयन अधिनियम है, रेगुलेटिंग एक्ट का हिंदी अनुवाद, औपचारिक रूप से इसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1772 भी कहा जाता है। ग्रेट ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित ये एक अधिनियम था जिसका उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को बाकायदा व्यवस्थित करना था। अभी तक हम ऐसे तितर बितर शासन कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, उसे बाकायदा सुगठित किया और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में दखल और केंद्रीकृत प्रशासन पर ब्रिटिश संसद के नियंत्रण की दिशा में और पहला कदम उठाया गया। ये पहला प्रयास था कुल मिलाकर, और 1773 से लगातार संशोधन चलते रहते हैं, क्योंकि अंग्रेज भ्रष्टाचार चाहते नहीं हैं। हालांकि कंपनी में भ्रष्टाचार कूट कूट कर भरा रहता है, लेकिन जो क्राउन था वो ऐसा नहीं चाहता है, क्योंकि क्राउन यानी जो ब्रिटेन की सत्ता थी, राजा रानी का सत्ता, तो उसमें लोगों को अच्छे से मालूम था कि अगर आप भ्रष्ट हो जाएंगे तो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। जैसे पुर्तगाली नहीं टिक पाए, फ्रांसीसी नहीं टिक पाए, ठीक है। तो टिके रहने के लिए हमें ईमानदार होना पड़ेगा अपने कामों के लिए। दूसरों का शोषण करिए लेकिन अपने लिए आप करप्शन मत पालिए, ठीक है। तो इसलिए लगातार सुधार के काम होते हैं और 1853 तक ये चलता रहता है। मतलब 1773 से लेकर 1853 तक अगर हम देखें तो शासन को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि केंद्रीकरण ये चाबी है किसी भी शासन को कायदे से चलाने की। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था वो इतना सुदृढ़ क्यों था, क्योंकि वो केंद्रीकृत था। और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ। तो ये तो इनका नाम आपने देखा। अच्छा, इस अधिनियम ने पहली बार ब्रिटिश संसद, ये जो अधिनियम था इससे पहली बार, ये बात हो रही है रेगुलेटिंग एक्ट की, तो इसके द्वारा पहली बार ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में हस्तक्षेप किया। ये पार्लियामेंट का अपना यहाँ पे हस्तक्षेप था। और इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल यानी थोड़ा सा और उनका महिमा मंडन कर दिया गया, तो ये पद नाम दिया गया। और उनकी सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद भी गठित हो गई जो कि 4 सदस्यों वाली थी। और ऐसे जो पहले गवर्नर बने उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंगस, इन्हें आप जानते हैं। अब इस अधिनियम में बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल का जो पद था और हैसियत थी वो ज़्यादा थी। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि सभी प्रेसिडेंसी के गवर्नर एक दूसरे से अलग हुआ करते थे, लेकिन यहाँ अधीन कर दिया गया है। अब ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसने कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया, जिसमें कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा 3 अन्य न्यायाधीश थे और मुख्य न्यायाधीश का नाम था एलिजा इम्पे। ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और इस अधिनियम के तहत मतलब रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ताकि भ्रष्टाचार किसी कीमत पर व्याप्त न हो पाए, क्योंकि हमारा दुश्मन है, किसी भी शासन का दुश्मन। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी उसके माध्यम से कंपनी पर पार्लियामेंट का नियंत्रण और ज़्यादा सशक्त हो गया। भारतीय मामलों पर नियंत्रण के लिए क्या हुआ, तो इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया। और बंगाल के प्रशासन में होता यह है कि गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों वाली जो परिषद है वो इसे नियंत्रित करती है और उनकी निगरानी का काम ये ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने तरीके से करती है। अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कुछ न कुछ कमियां थी, होती हैं, हर एक्ट में होती हैं, तो उसको दूर करने के लिए एक अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को लॉन्च किया गया, जो कि बीच में आता है। ये पिट्स इंडिया और रेगुलेटिंग एक्ट के बीच वाला है और इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। लक्ष्मीकांत की बुक में आप इसे बाकायदा हेडिंग के तौर पे देखेंगे। तो इसमें क्या था, इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया। होता ये है ना पीछे रेगुलेटिंग एक्ट वाले में कि एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया। अब सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर की जो शक्तियां थी उसके बीच में टकराव होने लगता है, क्योंकि बंगाल का ही गवर्नर सर्वे सर्वा था और बंगाल में ही था ये कोर्ट। तो ऐसे में जब कोर्ट अपना हस्तक्षेप शुरू करता है तो गवर्नर जनरल को बुरा लगने लगता है, उसकी शक्तियां ठीक से काम नहीं कर पाती है, तो वो शिकायत करता है कि नहीं, मेरे पास तो कोई राइट ही नहीं है, मुझे कोई अधिकार ही नहीं दिया, तो फिर क्या, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में फिर ये हो गया कि आप कोर्ट के क्षेत्राधिकार से मुक्त हैं, आप अपनी मर्जी से काम करिए। तो इसी के लिए आया था ये एक्ट। और इसमें आप देखेंगे कि उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का इन पर कंट्रोल नहीं चलता था। और इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े हुए मामलों में भी सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार उससे छीन लिया गया।
तो अब सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां सिमट गई और सारी पावर फिर से गवर्नर जनरल के हाथ में आ गई। इस कानून के द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया, मतलब कोर्ट क्या संभाल सकता था वो बताया जा रहा है। और इसमें यह भी व्यवस्था की गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद और मामले तय करे। और यहीं से डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गया कि हिंदू कानून, हिंदू लॉ अलग है और मुस्लिम लॉ अलग है, जबकि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। और हमारा संविधान जो है वो समानता की बात करता है, समानता में ये भी आता है, कानून सभी के लिए बराबर है। तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो अंग्रेजी जमाने से है। किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर आप अलग कानून बनाएं, ये ठीक नहीं। अब देखिए, इस कानून के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। प्रांतीय जो मामले हैं उनके विषय में ये कहा गया। और कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों और काउंसिलों यानी प्रोविंशियल कोर्ट्स और जो काउंसिल्स होती थी उनके लिए नियम विनिमय बनाने के लिए अधिकृत किया गया। तो गवर्नर जनरल के पास अच्छे खासे अधिकार हैं, आप देख रहे हैं। और अब आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वाला। और इसमें क्या होता है कि कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच में अंतर स्पष्ट किया जाता है। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, पीछे आपने इसको देखा था ना, इसको वाणिज्यिक मुद्दों का प्रबंधन करने की अनुमति दी गई। अब ये जो कॉमर्शियल मामले थे उनको देख सकता था, लेकिन राजनीतिक मामलों का प्रबंधन अब ये नहीं कर सकता था। दोनों चीज ये नहीं करेगा। अब राजनीतिक मामले को देखने के लिए एक नया यहाँ पे गवर्निंग बॉडी बनती है जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये कंट्रोल करता था किस चीज पर? राजनीतिक मामलों पर, ध्यान दीजिएगा। और इस प्रकार से अधिनियम ने दोहरी सरकार की व्यवस्था को, ये डुअल गवर्नमेंट हो गई ना, मतलब एक काम दूसरा देख रहा है, एक काम दूसरा देख रहा है, तो दो लोग हैं, दोहरी व्यवस्था है। तो ये दोहरी सरकार, शासन व्यवस्था या दोहरी सरकार की व्यवस्था को यहाँ स्थापित किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था कि भारत में दीवानी, सैन्य और प्रशासनिक तथा राजस्व संबंधी ब्रिटिश संपत्ति की निगरानी और निर्देशन करे। और इस अधिनियम से ये प्रावधान किया गया। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्यता को घटा दिया गया, मतलब 3 सदस्य ही अब रहेंगे, ऐसा कहा गया। सीधे नियंत्रण यहाँ होता है, मतलब जो भारतीय प्रशासन है वो ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण में आता है। यहाँ क्राउन रूल की बात नहीं हो रही है। यहाँ ब्रिटिश प्रशासन का जो नेतृत्व करता थी वो कंपनी थी। अब यहाँ एक चीज़ और है कि भारत में स्थापित ब्रिटिश अधिकार भी इसको कहा गया। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट जो है, इसके द्वारा मद्रास और बॉम्बे में गवर्नर की परिषदें स्थापित की गई। और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट्स। और अब आप समझ रहे हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट इसका नाम क्यों है। 1786 का अधिनियम क्या कहता है? इसमें आपको ये बताया गया कि गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के कार्यालयों के एकीकरण की, मतलब दोनों को एक कर दिया जाए। पहले दोनों अलग अलग चीज़ थी, तो एकीकरण की अनुमति दी गई। और असाधारण परिस्थिति जब हो तब गवर्नर जनरल को उसकी परिषद पर अधिभावी शक्तियाँ, मतलब उसकी परिषद उसे मजबूर नहीं कर सकती है। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन होती है, ऐसा कि उसके अपने सम्मान और उसके अपने अधिकार का प्रश्न आ जाए, तो ऐसे में वो उसकी अधिभावी शक्तियों से वो अपनी अधिभावी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। और 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को जब बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, तो ये बड़े ही कुलीन और संभ्रांत परिवार से संबंधित थे। और बाहर इन्हें जब दूसरे जो ब्रिटेन की अन्य कॉलोनीज थी वहाँ पे अपॉइंट किया गया, तो वहाँ इन्हें कुछ खास सफलता मिलती नहीं है। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से अनुरोध करते हैं कि मुझे पर्याप्त सम्मान जहाँ मिले वहीं रखिए। तो इन्हें भेज दिया जाता है भारत, और यहाँ पर ये अपने अधिकार, अपनी मांगे रखते रहते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं। और उसने यह पद स्वीकार करने के लिए 2 शर्तें रखी थी कि अब मेरी बेइज्जती होगी तो मुझे मंजूर नहीं है, मेरी 2 शर्त है तभी हम यहाँ रहेंगे, नहीं तो हम वैसे भी भरे पूरे हैं। ये जमींदार थे अपने क्षेत्र के, ठीक है, पैसे की कोई कमी थी नहीं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्हें रखना ही चाहती थी। तो 2 शर्तें कौन कौन सी हैं? एक तो ब्रिटेन विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने या न मानने का अधिकार हो। ऐसा ना हो कि काउंसिल जो है जबरदस्ती हमसे कुछ मनवा ले, अगर हम नहीं मानना चाहते हैं तो नहीं मानेंगे, मतलब अपनी निरंकुशता ये चाहते थे। और उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए, यानी पर्याप्त सम्मान मिलेगा, पर्याप्त अधिकार मिलेगा तो ही हम भारत जाकर शासन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, अपना पद रखे रहिए। तो ये शर्त सरकार मान लेती है, क्योंकि कॉर्नवालिस एक योग्य व्यक्ति थे, मतलब शासक के तौर पे योग्य व्यक्ति थे, बाकी शोषण वगैरह में तारीफ नहीं की जा रही, ठीक है। अब इन्हें नियुक्त कर दिया जाता है गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ, और भूमि न्यायपालिका और प्रशासनिक सुधारों की स्थापना करने और ब्रिटेन की सेना और प्रशासन को पुनर्गठित करने के लिए इनको जाना जाता है। और भारतीय सिविल सेवा का जनक भी इनको कहा जाता है। कॉर्नवालिस कोड आप जानते हैं, और इनकी मृत्यु भी भारत में हुई थी, ठीक है। भारत मरने के लिए ही आते हैं दोबारा, पहली बार आते हैं तब तो बंदोबस्त वाला काम करते हैं, तो जब दोबारा अपने दूसरे टेन्योर में आते हैं तो उस समय भारत में चेचक का प्रकोप बहुत ज़्यादा था। और चेचक यानी जो मतलब चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स होता है, इसको छोटी माता और बड़ी माता के नाम से गांव में जाना जाता था। तो ये वेरियोला वायरस का संक्रमण इतना तेज इन्फेक्ट करता है उनको, मतलब गांव के गांव साफ हो रहे थे, मर रहे थे, महामारी फैली थी, उसी में आ जाते हैं। और रात में इन्हें बुखार होता है, दाने निकलते हैं, सुबह तक इनके कर्मचारी इनको छोड़कर भाग जाते हैं और ये मर जाते हैं। कोई दफनाने वाला भी नहीं बचता है, तो गाजीपुर जिले में एक जगह खोद कर गाड़ दिया जाता है और मकबरा बना दिया जाता है। तो वहाँ आप जाएंगे तो कॉर्नवालिस का मकबरा है, मतलब अपने ही देश में रह जाते हैं। अच्छा, अब आगे देखते हैं। इनकी मांग थी कि गवर्नर जनरल की शक्तियों का दायरा बढ़ाया जाए, पावर चाहते थे, ताकि वह विशेष मामलों में अपनी परिषद के बहुमत को दरकिनार कर दे और अपनी चलाए।
अब 1786 का अधिनियम इन्हें गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों के रूप में काम करने की शक्ति देता था, जो कि अच्छी बात। तो सारांश ये होता है यहाँ पर कुल मिलाकर कि 1786 के एक अधिनियम के माध्यम से कार्नवालिस मतलब लॉर्ड कार्नवालिस बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अधिकार के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का पहला प्रभावशाली शासक बन गया। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इफेक्टिव रूलर कौन था, तो सबसे पहला जो प्रभावशाली शासक था वो कार्नवालिस था, हालांकि गवर्नर तो पीछे भी रहे। अब हम अपने यूपी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि यूपी का एग्जाम है तो इसके बारे में तो पढ़ना ही चाहिए। प्रश्नों की तादाद कम हो गई है लेकिन पूछे तो जाते हैं। अब यहाँ पे राजधानी चिन्ह इत्यादि देखिए। उत्तर प्रदेश नाम कब से है, तो ये नाम है 1836, मतलब नाम का इसमें थोड़ा हेर फेर हुआ है। उत्तरी क्षेत्र था तो उत्तर शब्द तो जुड़ा ही है, लेकिन आप देखिए उत्तर पश्चिमी प्रांत इसको कहा जाता था 1836 में। 1877 का जो समय था उसमें उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध ये इसका नाम हो गया। 1902 का जो समय था इसमें आगरा अवध संयुक्त प्रांत के तौर पर इसे जाना गया, यहाँ उत्तर शब्द गायब हो गया। और 1937 में संयुक्त प्रांत कहा गया। फिर वापस 24 जनवरी 1950 को यह बन गया उत्तर प्रदेश। ध्यान दीजिएगा 24 जनवरी 1950। राजधानी इसकी 1836 से आगरा थी, 1858 से प्रयागराज हो गई, इलाहाबाद की संधि और उसके बाद जो विद्रोह इत्यादि। अच्छा, इसके बाद आप देखते हैं मतलब प्रयागराज जो राजधानी है ये आपका 1858 अर्थात जो 1857 का रिवॉल्ट था उसके बाद वाली स्थिति। 1921 से लखनऊ थी आंशिक तौर पे, ध्यान दीजिएगा आंशिक तौर पे। और 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया मतलब वही समय था, तो उस समय ये लखनऊ ही बनी रही और पूर्णतः मतलब इसे परमानेंट कर दिया गया। अब उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब होता है, तो पीछे ही आपने देख लिया है 24 जनवरी 1950, फिर से देखने की आवश्यकता है नहीं। राज्य का पुनर्गठन भी होता है, पुनर्गठन होता है 1 नवंबर 1956 को, फिर से इसे रीऑर्गेनाइज किया जाता है। राज्य का विभाजन होता है, विभाजन एक ही बार हुआ है और ईश्वर न करे दोबारा हो, तो 9 नवंबर सन 2000, ठीक है, ये समय था। और इसमें एक बहुत कीमती धरोहर हमारे उत्तर प्रदेश से छीन ली गई, उत्तरांचल हिमालय का जो खूबसूरत टुकड़ा था वो हमारे पास था, जो कि बहुत मूल्यवान था, और वो उत्तराखंड के रूप में हमसे अलग हो गया। तो चलिए, ये उत्तराखंड मतलब पहले इसको उत्तरांचल ही कहा जाता था, बाद में उत्तराखंड नाम पड़ गया, तो ये प्रदेश के तौर पे 13 जिले हमसे अलग हो गए और ये चला गया। राजकीय भाषा हिंदी थी अक्टूबर 1947 से, और जो उर्दू है इसको भाषा के तौर पे राजकीय भाषा के तौर पे 1989 में से एक्सेप्ट किया गया है। राजकीय पशु बारहसिंघा है और राजकीय पक्षी जो है वो सारस है, इसे क्रेन सारस या क्रॉन्च कहा जाता है, एक पक्षी होता है। राजकीय वृक्ष आपका सीता अशोक है, वो गार्डन अशोक नहीं जो झाड़ी जैसा होता है, काट के आप उसे मुंडी कर देते हैं। जो लंबे लंबे अशोक के वृक्ष होते हैं दैत्याकार होते हैं, अगर उन्हें आप खुले तौर पे बढ़ने के लिए छोड़ दीजिए तो वो बरगद और पीपल की ऊंचाई वाले होते हैं और बहुत सघन होते हैं, उसे सीता अशोक कहा जाता है। उस वृक्ष की विशेषता यह है कि वो एक साउंड मफलर का भी काम करता है, ध्वनि को अवशोषित करता है, तो ध्वनि प्रदूषण से बचाता है, डस्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, तो ये जो वायु प्रदूषण है उससे भी हमारी रक्षा करता है। इसकी आयु बहुत ज़्यादा होती है। पलाश का जो पुष्प है ये काफ़ी लाल होता है, इसे जंगल की आग भी कहा जाता है। जहाँ जंगल में ये खिलता है तो लगता है कि दूर से चिंगारियाँ सुलग रही, तो इसको टेसू भी बोलते हैं। ये हमारा राजकीय पुष्प है। और राजकीय चिन्ह तो आप देखते ही हैं, यूपी गवर्नमेंट का 2 मछली आपको दिखाई देती है, बीच में ऐसे मोटा काला चिन्ह होता है, 3 धाराएं और ऊपर धनुष बाण बना रहता है। तो इसमें एक वृत्त है, गोला है और 2 मछलियां हैं, एक तीर धनुष है। और ये जो आकृति है यानी चिन्ह है इसको 1938 में स्वीकार किया गया था। इसमें जो 2 मछली बनी हुई है वो असल में मुस्लिम शासन की द्योतक है, अवध का मुस्लिम शासन उसकी द्योतक है। और तीर धनुष जो है वो आप जानते हैं कि भगवान राम का यहाँ प्रतीक है, धनुर्धारी भगवान राम, तो उनको ये दर्शाते हैं। और बाकी जो 3 मोटी धाराएं आपको दिखती हैं वो 3 नदियों की द्योतक है। राजकीय खेल हमारा हॉकी। आगे चलते हैं, अगर आपको हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो क्षेत्रफल हमारा कितना है, ये 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब भारत के क्षेत्रफल का ये 7.33% बनता है। चौथे नंबर पर क्षेत्रफल के लिहाज से हम पूरे देश में ठहरते हैं। पहले नंबर पर राजस्थान है, सबसे बड़ा है क्षेत्रफल इसका, उसके बाद है मध्य प्रदेश, उसके बाद है महाराष्ट्र और उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। तो 4 यहाँ पे राज्यों के नाम दिए हैं, उन्हें आप ध्यान से देखेंगे। चौथे स्थान पर हम लोग हैं। लंबवत हमारी स्थिति है, आकार के लिहाज से हम कैसे हैं, वर्टिकल है, लंबवत है। ग्लोब पर अगर हम अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को देखें तो 23 अंश 52 मिनट से लेकर 31 अंश 28 मिनट ये उत्तरी अक्षांश में हमारा विस्तार है। पूरा भारतवर्ष ही उत्तरी गोलार्ध में है, ये तो आप जानते ही। और देशांतर के लिहाज से पूरा भारतवर्ष पूर्वी देशांतर में है। 2 हेमिस्फीयर में हम डिवाइड कर सकते हैं, खड़ा भी। तो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव के बीच में अगर हम जो ग्रीनविच लाइन है उसको खींच देते हैं तो 2 और बन जाता है, एक तरफ पश्चिमी गोलार्ध, एक तरफ पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध में हमारा एशिया कॉन्टिनेंट और इंडिया है और यूपी उसी का हिस्सा है। तो यहाँ 77 अंश 30 मिनट से लेकर 84 अंश 39 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में हम पाए जाते हैं। अक्षांशीय विस्तार यहाँ फिर से दे दिया है। मतलब अक्षांशीय विस्तार का तात्पर्य यहाँ पर यह है ना कि फैला कितना है, विस्तार का मतलब यहाँ प्रसार से है। तो 7 अंश 36 मिनट इसका पूरा विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार पूर्व से पश्चिम जो है वो 7 अंश 9 मिनट है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई नापते हैं तो वो 240 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले जिलों को देखने की आवश्यकता है, तो 4 यहाँ पे दिए हैं अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब यह है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला पहले दिया है।
तो लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है सोनभद्र, उससे थोड़ा सा कम है हरदोई का, और सबसे कम क्षेत्रफल मतलब इन चारों में सबसे कम क्षेत्रफल सीतापुर का है। तो ये तो हो गए टॉप 4। और यहाँ पे जो बॉटम 4 है उनको देख लेते हैं क्षेत्रफल के लिहाज से, आरोही क्रम में है। आरोही क्रम का मतलब यह है कि सबसे कम वाला सबसे पहले रखेंगे, ज़्यादा वाला बाद में। तो हापुड़ का सबसे कम है क्षेत्रफल, उसके बाद गाजियाबाद का है, फिर भदोही का है, तब जाकर शामली का है। ये है इसमें। अब इसके बाद आगे चलते हैं। असल में जो डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट के तौर पे डेवलप होते हैं या एक बड़े जिले से अलग होते हैं, प्राय उनका क्षेत्रफल कम होता है। जैसे आप भदोही जिले को देखिए, वाराणसी का हिस्सा था, वाराणसी जिले के अंतर्गत आता था, तो वाराणसी से काट के इसको अलग किया गया, तो ये छोटा है। बाकी जो है उनके साथ भी यही स्थिति है। आगे बढ़ते हैं। सीमावर्ती राज्यों को देखिए, तो सीमा से लगा देश नेपाल है, मतलब देश के तौर पे अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो नेपाल हमारे साथ बॉर्डर शेयर करता है। नेपाल से सटे हुए जिले पीलीभीत है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। सीमावर्ती प्रदेश कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड तो होगा ही, पहले वो हमारा ही हिस्सा था। बाकी हिमाचल भी हमसे सीमा लगाता है, हरियाणा की भी सीमा लगी है, राजस्थान की भी लगी है, मध्य प्रदेश भी छूता है हमको, और छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड ये सब तो छूते ही हैं। दिल्ली से भी हम टच करते हैं। तो कुल मिलाकर 8 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ये हमें छूते हैं। अब सबसे ज़्यादा राज्यों को स्पर्श करने वाला हमारा जिला कौन सा है? तो सोनभद्र है। सोनभद्र 4 राज्यों को स्पर्श करता है, मध्य प्रदेश को छूता है, छत्तीसगढ़ जो कि पहले एमपी ही था तो उसको छूता है, झारखंड और बिहार पहले मतलब ये है ना कि परिवर्तन से पहले ही सिर्फ मध्य प्रदेश और बिहार को छूता था, लेकिन अभी 2 राज्य इन्हीं में से अलग हुए हैं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से और बिहार से झारखंड। तो ये कुल मिलाकर 4 राज्यों को छूता है। उत्तराखंड के सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं? तो सहारनपुर यहाँ उत्तरांचल यानी उत्तराखंड के बॉर्डर से लगा हुआ है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। और 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला कौन सा है? तो ये ललितपुर है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से सबसे छोटी सीमा किसकी लगती है? हिमाचल की। और सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है? मध्य प्रदेश की। दिल्ली की सीमा को कौन छूता है? गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। हिमाचल से सटा हुआ जिला सहारनपुर है, और सहारनपुर जिले के सीमावर्ती राज्यों में हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल का नाम आता है। सोनभद्र के सीमावर्ती राज्य तो आप पीछे देख ही चुके हैं, दोबारा देखने की आवश्यकता है नहीं। अच्छा, बिहार की सीमा को छूने वाले जो जिले हैं उसमें महाराजगंज है, कुशीनगर है, देवरिया है, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, ये बिहार के बॉर्डर को टच करते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाले टोटल 11 जिले हैं, सर्वाधिक। इसमें सोनभद्र, मिर्जापुर, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट और प्रयागराज, ये सब टच करते हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा को छूने वाला जिला है सोनभद्र, और राजस्थान की सीमा को छूने वाला मथुरा और आगरा, ये 2 जिले हैं। मथुरा भी छूता है, ध्यान दीजिएगा। और हरियाणा की सीमा को छूने वाले जो जिले हैं उसमें सहारनपुर, शामली, बागपत और गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा हैं, इन्हें आप देख रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि उत्तर प्रदेश की जो पश्चिमी सीमाएं हैं, पश्चिम दिशा से जो सीमाएं हैं, वो हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से लगती हैं, जबकि सबसे ज़्यादा जिलों को स्पर्श करने वाला जिला जो है, यहाँ पर बात हो रही है उत्तर प्रदेश के ही जिलों की, तो उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों के साथ सबसे ज़्यादा अपनी बाउंड्री को शेयर करने वाला जो यूपी का ही जिला है वो है हरदोई। 8 जिलों को ये छूता है, और बदायूं से उत्तर प्रदेश के 7 जिले स्पर्श करते हैं। लोग हरदोई और बदायूं के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बदायूं होगा कि हरदोई, तो पहले नंबर पर हरदोई है। 8 जिलों को ये छूता है। विलोम शब्दों को हम देख रहे थे, भाग 2 देखिए। इसमें अनुभव का विलोम होगा अनुभवहीनता, ठीक है, और अनुदार का होता है उदार, अनुग्रह का होता है विग्रह, अनुक्रिया का प्रतिक्रिया, अनुकूलता का प्रतिकूलता, अत्यधिक का अत्यल्प हो जाएगा, अत का इति हो जाएगा, अदृश्य का दृश्य हो जाएगा, अद्यतन का पुरातन और अनद्यतन दोनों हो सकता है। अधम का उत्तम होता है। अधिक के 3 विलोम हो सकते हैं जो विकल्प में आपको मिल जाए, न्यून, अल्प, थोड़ा। अधिकतम का अल्पतम, अधिकता का अल्पता, अधिकारी का अनाधिकारी, अधिकृत का अनधिकृत, अधिगत का अनधिगत, अधिगम्य का अनधिगम्य, अधिमूल्यन का अवमूल्यन, अधिष्ठित का अनधिष्ठित, अधीन का अनधीन या स्वतंत्र, अध्यवसाय का अनध्यवसाय, ठीक है, और अनंत का शांत या ससीम दोनों हो सकता है। दोनों का मतलब होता है जिसकी की सीमा हो, सीमाबद्ध। अनाजी का होगा फलाहारी, और सनात का अनाथ हो जाएगा, अनाहूत का आहूत हो जाएगा, अनिवार्य का निवार्य या ऐच्छिक दोनों हो सकता है, अर्पण का ग्रहण हो जाएगा, अर्थवान का निरर्थक हो जाएगा, अर्थहीन भी लिख सकते हैं, अर्हता का निरर्हता हो जाएगा, और अल्प का महाप्रचुर और बहु तीनों हो सकता है जो विकल्प में उपलब्ध हो। अल्पकालीन का दीर्घकालीन हो जाएगा, अल्प प्राण का महाप्राण हो जाएगा। आप शब्दों के बारे में देखते हैं ना, अल्पमत का बहुमत हो जाएगा, अल्पायु का दीर्घायु होता ही है, अवकाश का अनवकाश, और यहाँ आप देखिए अवगत का अनवगत, अवनत का उन्नत, ठीक है, अवनत मतलब नीचे जाना, उन्नत मतलब ऊपर उठना, और अवनी का अंबर हो जाएगा, अवनी मतलब पृथ्वी होता है, अवर का प्रवर, अवलंबित का अनवलंबित, अवशेष का निशेष, अवसर का अनवसर, अव्यवस्थित का अनव्यवस्थित, अवाक का सवाक, अविचल का निचल, टामाडोल, ढुलमुल, कुछ भी हो सकता है, अविस्मरणीय का विस्मरणीय हो जाएगा, और अशक्त का सशक्त हो जाएगा, अविच्छिन्न का विच्छिन्न हो जाएगा, असन का अनशन हो जाएगा, अस्वस्थ का स्वस्थ हो जाएगा, अस्त्रीकरण का निरस्त्रीकरण हो जाएगा,
अस्तित्व का अनस्तित्व हो जाएगा। सुविधा असुविधा आपस में विलोम है, असूया अनसूया, अस्त उदय, ससीम असीम आपस में है, असंभव का संभव, अश्लील का अश्लील, अनुरक्त का विरक्त, अनुरक्ति का विरक्ति, अनुराग का विराग, अर्जित का अनर्जित, अर्जन का व्ययन, अमीरी का गरीबी, अमित का परिमित, अमावस्या का पूर्णिमा, अभ्यास का अनभ्यास, अभिसरण का अपसरण, और अभ्यस्त का अनभ्यस्त होता ही है, अभिहित का अनभिहित हो जाएगा। अभिसरण का अपसरण होगा, साथ में अभिव्यक्त दिया है, इसका अनभिव्यक्त हो जाएगा, अभिलषित का अनभिलषित हो जाएगा। अब यहाँ आप अभिमुख को देख रहे हैं, प्रतिमुख इसका विलोम होगा, अभिमानी का निरभिमानी हो जाएगा, अभिप्रेत का अनभिप्रेत हो जाएगा, और अभिनंदनीय का निंदनीय हो जाएगा। यहाँ आप देखें अनभिज्ञता, इसका अनभिज्ञता हो जाएगा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अपेक्षित का अनपेक्षित या फिर उपेक्षित, अपराधी का निरपराध, अपने का पराया, अन्वित का अनन्वित, अनुशासित का अनुशासनहीन, और अहंकार का अनहंकार, आंतर का बाह्य। अपमान का सम्मान, अभिज्ञ का अनभिज्ञ आप देख ही चुके हैं। अपकर्ष का उत्कर्ष, अन्वय का अनन्वय, अनुलोम का प्रतिलोम, अहंकारी का निरंकार, आकर्षक का अनाकर्षक, विकर्षक अपकर्षक, तीनों हो सकता है जो मिल जाए आपको। और अहिंसा का हिंसा, आकर्षण का क्या होगा, अच्छा तो अनाकर्षण, अपकर्षण और विकर्षण, यहाँ थोड़ा सा बस परिवर्तन था। विराग और अनुराग आपस में विलोम है, अन्यायी का न्यायी या न्यायशील दोनों हो सकता है, और अनविति का अनन्विति हो जाएगा। नीचे कुछ और है, आकाश का पाताल, आकीर्ण का विकीर्ण, और आक्रमण का प्रतिरक्षा। अब करंट अफेयर को देखते हैं। पद्म पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर में 2022 का ये लेटेस्ट है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ये देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पहले नंबर पे भारत रत्न है, उसके बाद पद्म पुरस्कार आते हैं, जिसमें कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री होते हैं, 3 श्रेणियां होती हैं। और इस वर्ष 128 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें कि आप देखें कि 4 पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 107 पद्मश्री है। ये सबसे नीचे वाला होता है। और सूची में शामिल बंगाल की 3 दिग्गज हस्तियां हैं जो कि पद्म पुरस्कार लेने से इनकार कर देती हैं। ऐसा भी होता है, आपकी मर्जी नहीं है लेने की तो आप मना भी कर सकते हैं, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज वामपंथी नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण पुरस्कार, मशहूर गायिका संध्या मुखर्जी ने पद्मश्री, और तबला वादक अनिद्य चटर्जी जो है इन्होंने भी पद्मश्री पुरस्कार स्वीकार करने से मना कर दिया। अब चलते हैं, देखते हैं पद्म विभूषण किसको मिला है। तो पद्म विभूषण मिला है प्रभा अत्रे को, ये सुश्री प्रभा अत्रे हैं, कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र की हैं, इन्हें दिया गया है। राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत मिला है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, ये यूपी के हैं। जो यूपी के हैं उन्हें ध्यान दीजिएगा। जनरल बिपिन रावत जो कि थे तो अपने उत्तर प्रदेश के ही, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड में चला गया, तो सिविल सेवा के क्षेत्र में इनको दिया गया मरणोपरांत। और कल्याण सिंह जी को मिला है सार्वजनिक मामलों के लिए, ये यूपी के हैं। और पद्म भूषण को देखिए, पद्म भूषण मिला है श्री गुलाम नबी आज़ाद को सार्वजनिक मामले के लिए जम्मू कश्मीर, और विक्टर बनर्जी ये कला क्षेत्र में प्राप्त किए हैं पश्चिम बंगाल में। और सुश्री गुरमीत बाबा, ये गुरमीत बाबा जो है इन्हें मरणोपरांत दिया गया है, पंजाब के हैं, और कला क्षेत्र में इन्हें भी प्राप्त हुआ है। साथ में बुद्धदेव भट्टाचार्य हैं, इनको सार्वजनिक मामलों के लिए पश्चिम बंगाल से इनका संबंध है। नटराजन चंद्रशेखर को देखिए आप, ये व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में प्राप्त किए हैं और महाराष्ट्र से इनका संबंध है। अब यहाँ पे कृष्ण एला और सुचित्रा एला, इन्हें जोड़ी के तौर पे दिया गया है व्यापार उद्योग में, दोनों जने का यहाँ कॉम्बो है, तो तेलंगाना की ये रहने वाली हैं। इसके बाद सुश्री मधुर जाफरी, ये अन्य क्षेत्र में, मतलब जो अदर एरिया होते हैं उसमें कई सारे सेक्टर आते हैं, कई सारी फील्ड आती हैं, तो उसमें इन्हें मिला है, संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं। अब बाहरी लोगों को भी मिल सकता है। देवेंद्र झाझरिया खेल क्षेत्र में इन्हें दिया गया है, राजस्थान के हैं। राशिद खान को मिला है कला के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के हैं। राजीव महर्षि को मिला है सिविल सेवा के क्षेत्र में, राजस्थान से ये बिलोंग करते हैं। सत्यनारायण नडेला को मिला है व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, संयुक्त राज्य अमेरिका से ये बिलोंग करते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं सुंदरराजन पिचाई को व्यापार उद्योग के क्षेत्र में, पिचाई जो है ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका। और साइरस पूनावाला को भी व्यापार और उद्योग की फील्ड में दिया गया है, ये महाराष्ट्र के हैं। संजय राजाराम को दिया गया है मरणोपरांत विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में। और इसके बाद आप देख रहे हैं सुश्री प्रतिभा राय को, इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है, ये ओडिशा की हैं। सच्चिदानंद स्वामी जो है इन्हें दिया गया है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, गुजरात के हैं। और वशिष्ठ त्रिपाठी जी को भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। लेकिन पद्मश्री में देखें किसको किसको मिला है, तो यूपी की है कमलिनी अस्थाना, इनको मिला है। शिवनाथ मिश्रा जी हैं। अब इसमें देखिए पद्मश्री में बहुत ज़्यादा पुरस्कार हैं, मतलब कई सारे इसमें जो पुरस्कार विजेता हैं वो शामिल है, तो सबके नाम आपके लिए काम के नहीं, इसमें वही नाम देखिए जो यूपी वाले हैं। तो पद्मश्री पुरस्कारों की जो कि लिस्ट लंबी है, तो यूपी वाले जो है उसमें कमलिनी अस्थाना है और नलिनी अस्थाना है, इन्हें कला के क्षेत्र में मिला है, सब यूपी के ही हैं। शिवनाथ मिश्रा जो है ये भी कला के क्षेत्र में प्राप्त किए हैं। शीश राम जो है वो भी कला के क्षेत्र में। सेठपाल सिंह अन्य कृषि और मतलब कृषि और अन्य क्षेत्र जो है उस कैटेगरी में इन्हें मिला है। और विद्या बिंदु सिंह जो है इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। श्री शिवानंद जी को योगा के क्षेत्र में और मतलब योग के क्षेत्र में। और अजय कुमार सोनकर जी को विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। 2022 का ये संस्करण है। 2 लोग और हैं,
इसमें आप देखें सुश्री अजीता श्रीवास्तव, ये जो अजीता श्रीवास्तव है ये कला के क्षेत्र में प्राप्त की हैं, और कमलाकर त्रिपाठी जी जो हैं ये चिकित्सा के क्षेत्र में प्राप्त किए हैं, और ये सब लोग यूपी के रहने वाले हैं। मतलब ये नहीं कि पद्मश्री अवार्ड सिर्फ इतनों को ही मिला है, बाकियों को भी मिला है, लेकिन जो अपने प्रदेश के हैं सिर्फ उनको देख रहे हैं। अब यहाँ पे बुक्स और ऑथर्स जो है जनवरी 2022 से आप देखें, रतन एंड टाटा द ऑथराइज बायोग्राफी, इसको लिखने वाले लेखक का नाम है थॉमस मैथ्यू, जो कि एक IAS ऑफिसर है, मतलब सीनियर IAS अधिकारी हैं और रिटायर्ड हैं। तो इनके द्वारा इसको लिखा गया है। पुस्तक और लेखक का नाम पूछा जाता है ना। अगला वाला देखें आप, इसमें कहा गया है गांधीज असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। तो आजकल नाथूराम गोडसे जो है ये काफ़ी पॉपुलरिटी पा चुके हैं, और यहाँ आप देख रहे हैं गांधी जी की हत्या से संबंधित और गोडसे की मानसिकता से संबंधित किताब है। तो धीरेन्द्र के झा ये इसके लेखक हैं। अब इसके बाद ममता बियॉन्ड 2021, इसको लिखने वाले जो पत्रकार हैं, देखिए यहाँ पे लिखने वाले कौन है, राजनीतिक पत्रकार जयंत घोषाल के द्वारा लिखित है और अरुणव सिन्हा के द्वारा इसका ट्रांसलेशन किया गया है। आत्मकथा यहाँ पे है इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ और वर्क एंड लीडरशिप, अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा इन्हें लिखा गया है। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एंड, यहाँ आप देखें ये सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित है। तो बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, और ये चंद्रचूड़ घोष के द्वारा लिखा गया है, इसे आप देखें किताब के नाम के तौर पे। और द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, मुंडा विद्रोह पे लिखी हुई बहुत सी किताबें हैं, लेकिन बिरसा पर स्पेशली फोकस करके इसे लिखा गया है। और तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा ये इसके लेखक हैं। अब वन लाइनर डाटा को देखेंगे, ये तो टेबुलर फार्म हमने देखा। देखिए वेल्लू नाचियार ये 3 जनवरी 1730 से लेकर इनका जो जीवन काल है 25 दिन, मतलब 1796। तो कहने का तात्पर्य है कि 1780 से लेकर 1790 के समय में ये तमिलनाडु की शिवगंगा रियासत की रानी थी। अब इनकी खासियत आपको जाननी है बस। वेल्लू नाचियार कौन है? ये शिवगंगा रियासत थी और ये तमिलनाडु राज्य में पड़ेगी, वहाँ की रानी थी। अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने लोहा लिया था और इस मामले में ये इस क्षेत्र की पहली वीरांगना थी। तमिलनाडु में इन्हें वीर मंगई के नाम से जाना जाता है। वीर मंगई का मतलब क्या होता है? वीर महिला। जर्मनी में 1 जनवरी 2022 को यूके से G7 की अध्यक्षता, जर्मनी के द्वारा यहाँ अध्यक्षता ग्रहण की गई है। यूनाइटेड किंगडम से उसे G7 की अध्यक्षता मिली है और G7 शिखर सम्मेलन 2022 की वो मेजबानी करेगा। तो जो मेजबान है वही अध्यक्ष है। हिमाचल प्रदेश भारत में पहला LPG सक्षम और भारत का पहला धूम्र मुक्त राज्य बन गया है, धुएं से मुक्त। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को लॉन्च किया है। तो निपॉन इंडिया को आप याद रखेंगे, ये भारत का पहला है। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में पहला है, कहने का मतलब ये है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, इनका नाम है जितेंद्र सिंह। इन्होंने 6 जनवरी 2022 को प्रदेश मतलब तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद, वहाँ देश के पहले रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया। देश का पहला रॉक म्यूजियम कहाँ है? ये हैदराबाद में। अब यहाँ आप देख रहे हैं अगले डाटा को, तो इसमें देश के विभिन्न भागों से इकट्ठा की गई 35 अलग अलग प्रकार की चट्टानों का रिप्रेजेंटेशन किया गया और इनका समयकाल करीब 3.3 बिलियन वर्ष से लेकर 55 मिलियन वर्ष पूर्व का है। चट्टानों से हमें बहुत कुछ जानने के लिए मिलता है, इनकी डेटिंग वगैरह करके। तो पुरानी चट्टानों को यहाँ इकट्ठा किया गया है। भूकंप जोखिम मानचित्र जारी किया गया है और भूकंप का जोखिम जो हिमालयी क्षेत्र है वहाँ ज़्यादा होता है। तो देहरादून शहर और लखनऊ, इसके लिए यहाँ पर ये जारी किया गया है जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। सिक्किम राज्य के राज्यपाल के द्वारा जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया है। अभी राजनीतिक खींचतान आप देख रहे हैं। और 26 दिसंबर 2021 को क्या होता है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो है ये लखनऊ में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा स्थापित किए जाने वाली रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र, जिसका आप शॉर्टकट कहते हैं DTTC, तो इसकी आधारशिला रखी जाती है। कहाँ रखी जाती है वो महत्वपूर्ण है। तो ये लखनऊ क्षेत्र है, मतलब प्रादेशिक राजधानी। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण क्लस्टरों के विकास में तेजी लाने के लिए लगभग 22 एकड़ में अपनी तरह के पहले DTTC सेंटर की स्थापना की जा रही है। देखिए यहाँ तो हमने ये देखा कि लखनऊ में इसकी आधारशिला यानी इसका फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है वो नीचे दिया हुआ है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में जुड़े हुए हैं, इसको आप एक साथ देखिएगा। अच्छा, अब नीचे नई बात है। 2 जनवरी 2021 को ये होता है कि भारत ने अफगानिस्तान देश की कोविड-19 टीकों की करीब 5 लाख खुराकें अफगानिस्तान देश को दान दी। जो सक्षम नहीं है भाई, उनको कोविड मुक्त कराना पड़ोसी का कर्तव्य है। भारत द्वारा अफगानिस्तान के काबुल में इंदिरा गांधी बाल अस्पताल में ये डोज दान दी गई थी, जो अभी आपने देखा ना कोविड-19 के टीके, और मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में आने वाले दिनों में करीब 5 लाख खुराक वो भेजेगा। अपने देश में टीकों की कमी हो सकती है, लेकिन बाहरी वालों को नहीं होनी चाहिए। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को 2010 की तुलना में बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए WWF के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो TX2 पुरस्कार है, इसका संबंध किससे है? ये असल में बाघों की आबादी से संबंधित है। बाघों की आबादी को डबल करने का प्लान है, जनसंख्या बढ़ाने की योजना है। तो बाघों की तादाद वैसे भी ठीक हो गई है अपने देश में, मतलब दुनिया की तुलना में हमारे पास ज़्यादा बाघ हैं, तो हमें बाकी जानवरों पर भी फोकस करना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग टाइगर को ही लेकर बैठे हुए हैं। हालांकि कुनो नेशनल पार्क में अभी चीतों के बारे में, मतलब चीतों को ले आया जाएगा और उनकी संख्या बढ़ेगी। अफ्रीकी चीते आएंगे, ध्यान दीजिएगा। भारत वाले चीते तो खत्म हो चुके हैं, अफ्रीका से चीते ले आए जाएंगे। तो ये हमने देखा।
अच्छा, अब यहाँ देखें 2010 की तुलना में वृद्धि हुई है, तो लगभग 10 साल का रिकॉर्ड है। 19 वर्षीय ब्रिटिश बेल्जियम नागरिक है, इनका नाम है जारा रदरफोर्ड। अब यहाँ पे आप वो रदरफोर्ड परमाणु आविष्कार वाले देख लीजिएगा। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई। इनका परमाणु नाभिक से कोई दूर दूर तक का लेना देना नहीं है, ये एक अकेले उड़ान भरने वाली महिला बन गई है, ठीक है। तो दुनिया भर में ये पहला काम इन्होंने किया है, इन्हें आप याद रखेंगे। ब्रिटेन की है ये। रस्किन बांड के द्वारा उनकी नवीनतम पुस्तक लिटिल बुक ऑफ इंडिया को जारी किया गया है। रस्किन बांड की किताबें आपको पढ़नी चाहिए, काफ़ी कुछ जिंदगी के बारे में सिखाती हैं। अब यहाँ पे निर्भया अभियान किस लिए है, तो ये गंजाम में चला है और किशोरी जो है वो स्कूल छोड़ रही है और अलग अलग दिक्कतें इसके पीछे जिम्मेदार होती हैं। तो पारिवारिक दबाव होता है, पिछड़े जो परिवार हैं अभी भी लोअर मिडिल क्लास और जो एकदम बैकवर्ड क्लास है वहाँ पे लड़कियों को उतना पढ़ाने का महत्व अभी भी नहीं देते हैं। कहने के लिए पढ़ा देंगे लेकिन पढ़ने घर में पढ़ने का माहौल नहीं देंगे और किताबें वैसी नहीं होती हैं। दूसरी बात यह है कि अगर शौचालय स्वच्छ नहीं है तो वहाँ पर स्वच्छता के अभाव के चक्कर में भी वो छोड़ देती है। तो ये सारी दिक्कतें हैं। तो उसके उद्देश्य से इस अभियान को शुरू किया गया है और इस अभियान की सहायता से गंजाम जिला, ये ओडिशा का है, गंजाम जिला आप जानते ही हैं, 2021 में पहला बाल विवाह मुक्त घोषित जिला इसे डिक्लेयर किया गया है। घोषित है मतलब डिक्लेयर ही है, तो ये वाला है। कहने का मतलब ये है कि अच्छा खासा प्रयास हुआ है किशोरियों की दशा सुधारने के लिए और बाल विवाह पे भी काफ़ी हद तक नियंत्रण कर लिया गया है। अब इसके बाद आप देखें तो निर्भया एक कड़ी अभियान जो है इसका संबंध उसी से है। अब यहाँ पे कजाकिस्तान देश की अगर हम बात करें तो ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी पर नागरिकों का विरोध हुआ और इसकी वजह से यहाँ की जो सत्तारूढ़ सरकार है वो भाग गई, यानी इस्तीफा दे दिया। ये सरकारों का आजकल इस्तीफा देने का सिस्टम हो गया है। और कोप्पल टाई क्लस्टर जो है ये क्या है, तो ये खिलौना निर्माण करेगा, खिलौना निर्माण का क्लस्टर है। कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में स्थित कोप्पल जिला है और भानापुर गांव में इसको डेवलप किया जाएगा, वही क्षेत्र है। मतलब राज्य के तौर पे आप देखें तो कर्नाटक है। तेलंगाना के राज्यपाल ने हैदराबाद में 81वीं अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी, और प्रदर्शनी को ही हम लोग जो अरबी और फारसी वाला लहजा है उसमें कहते हैं नुमाइश लगी हुई है, कहते हैं ना नुमाइश लगाना है, तो वो नुमाइश 2022 का उद्घाटन किया तेलंगाना में। खुटकट्टी क्या है, तो खुटकट्टी कानून जो है वो झारखंड से संबंधित है और 2022 में ये काफ़ी चर्चा में था। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की अगर बात करें तो ओमिश्योर नाम की एक किट को इसने परमिट किया है। और ओमिश्योर है क्या, तो ये RT-PCR किट है और ओमिक्रॉन, ओमी से यहाँ पे ओमनी लिखा हुआ है असल में। तो जो ओमिक्रॉन वायरस है, मतलब ये कोरोना वायरस का ही एक नया वेरिएंट है। आप जानते ही हैं कि वायरस में म्यूटेशन बहुत तेज़ी से होता है और कोरोना वायरस ने बहुत सारे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा अपने वर्जन धारण कर लिए हैं, तो ओमिक्रॉन भी उसी में से एक। अब इस वेरिएंट से अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हुआ है तो उसका पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब धर्मेंद्र प्रधान ने पढ़े भारत नाम का एक 100 दिवसीय अभियान शुरू किया है जो कि पठन अभियान है और ये 1 जनवरी से 10 अप्रैल तक चला। फ्रीक्वेंसी बनाए रखने के लिए हर 4 सेकंड में बिजली संयंत्रों को सिग्नल भेजने वाले ऑटोमेटिक जनरेशन, नीचे आप देख रहे हैं, ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल AGC को राजकुमार सिंह ने लॉन्च किया है और ये जनवरी 2021 की बात है। जीशान लतीफ द कारवा को रामनाथ गोयनका फोटो पत्रकारिता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो इसमें पुरस्कार विजेताओं के नाम ही पर्याप्त है। मिसेज अमेरिका शाइलिन फोर्ड को लॉस वेगास में हुई मिसेज वर्ल्ड प्रतियोगिता 2022 में विजेता का ताज पहनाया गया है। और साझा सेवा केंद्रों CSC ने, मतलब इन्हें शॉर्टकट में CSC कहें, ग्रामीण युवकों को व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए योग्यता के नाम से एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है। जबकि भारतीय रिजर्व बैंक क्या कर रहा है, वित्तीय परिदृश्य पे अपना फोकस बनाए रखने के लिए और गतिशील रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को मेंटेन करने के लिए एक इनर डिपार्टमेंट इसने डेवलप किया है और इस आंतरिक विभाग का नाम है फिनटेक विभाग। ये RBI की पहल है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एयरटेल पेमेंट बैंक को RBI अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया है। इसका मतलब क्या है कि एयरटेल पेमेंट बैंक अब एक अनुसूचित बैंक बन गया है। और यूनाइटेड किंगडम में 79 वर्षीय एलन गोसलिंग नाम के जो व्यक्ति हैं, इन्होंने एवियन फ्लू और बर्ड फ्लू के H5N1 स्ट्रेन से संक्रमित होने के पहले मामले की पुष्टि की है। तो वायरसों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी जो है, इन्होंने दिसंबर 2021 में सर्बानंद सोनोवाल के साथ मिलकर राज्य में 8 नए 50 बेड से सुसज्जित आयुष अस्पतालों का उद्घाटन किया है। आयुष अस्पतालों का मतलब क्या है, आयुष चिकित्सा यहाँ पर होगी, यानी आयुर्वेद पर ध्यान दिया जाएगा। और 8 नए जो आयुष अस्पताल हैं वो कहाँ खुलेंगे, तो आप देख लीजिए, देवरिया, कौशाम्बी, सोनभद्र, लखनऊ, कानपुर, संत कबीर नगर यानी मगहर, कानपुर देहात और ललितपुर, ये इसमें जिले आते हैं। 72 करोड़ रुपए की सामूहिक लागत से इनको डेवलप किया गया है। अब मध्य प्रदेश भोपाल राजधानी क्षेत्र में राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की जाएगी। और दिसंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और पोलैंड देश की सरकार के बीच में आपराधिक मामलों के संबंध में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि को मंजूरी दे दी है। मतलब ये समझौता किसके बीच में हो रहा है, संधि किसके बीच में, भारत सरकार के बीच में हो रहा है और पोलैंड के बीच में। फिलीपींस में जनवरी 2022 में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण वाला है उसका चरण 2 चल रहा है। उस कार्यक्रम के अंतर्गत ODF प्लस के रूप में घोषित सबसे ज्यादा गांवों के मामले में तेलंगाना टॉप पे है। तेलंगाना इसमें नंबर 1 है। भारत ने वर्ष 2021 में गैर नवीकरणीय स्रोतों से कुल विद्युत ऊर्जा का 40% स्थापित करने का लक्ष्य पूरा कर लिया है।
और इस लक्ष्य को 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य 2000 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 था वहाँ पे प्रतिबद्धता इसकी दर्ज की गई थी। मतलब भारत ने इसको घोषित किया था कि भाई हम 2030 तक अचीव कर लेंगे, तो पहले ही प्राप्त कर लिया है उसका आधा से थोड़ा सा ही कम हिस्सा, यानी 40%। हालांकि 2030 बहुत दूर नहीं है, तो अभी 100% अचीव करना है। दिसंबर 2021 में मेसर्स हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम को 50 टन बोलार्ड टगपुल बलराज की आपूर्ति की गई। ये आप ध्यान दीजिएगा। और आयुष मंत्रालय ने मकर संक्रांति के मौके पर क्या काम किया है, तो ग्लोबल सूर्य नमस्कार डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम, ये डेमो प्रोग्राम है, डेमो दिखाया जाएगा सूर्य नमस्कार का, इसको आयोजित करने का फैसला लिया था। तो यहाँ पर ये मॉड्यूल समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार।